तो आज को जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट विद फर्स्ट लॉ। अब किसी के बैच में अगर फर्स्ट लॉ हो चुका है तो आराम से बस जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो लास्ट क्लास वही एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, एग्जैक्ट, इनएग्जैक्ट, डिफरेंशियल, ये सब डिस्कस कर रहा था मैं, जहाँ तक मुझे याद है। एंड वी टॉक्ड थ्योरेटिकली अबाउट प्रोसेसेस, जो भी 4 प्रोसेस होता है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, उन सबको मैं एग्जांपल्स दे रहा था प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। तो एक थ्योरेटिकल बेस हमने किया। नाउ वी मूव इनटू द मैथमेटिकल एस्पेक्ट कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स है क्या, ठीक है। एंड आज को हम लोग एक मेन जो पोर्शन है थर्मोडायनामिक्स का, जो हाई स्कूल में तुम लोग का है, वो आज को मेनली कवर करेंगे, ठीक है। एंड वो कवर करने के बाद, ठीक है, आज को देखते हैं प्रॉब्लम्स हम ले पाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ बेसिकली क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ के बोर हो गए होंगे तुम लोग, ठीक है। हम फिर से बोर करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ इज एक्चुअली बोला जाता है इट्स अ रीस्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो लोग बोलेंगे सर आपार्थिक এটা কেন पढ़ो सर, पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हो, फिर से क्यों पढ़ते हैं, या फिर से अलग से ऐसा सेपरेट एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यों होता है? क्योंकि देखो मैकेनिक्स में आपने जब भी एनर्जी के बारे में बात किया, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, उनमें सिर्फ क्या आता है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। दीज आर द ओनली टू फॉर्म्स जो आप अकाउंट में लेते हो, एंड दैट टू पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी वो सेंटर ऑफ मास का होता है, ठीक है। इनफैक्ट पोटेंशियल तो सेंटर ऑफ मास का होता है। कैपिलरी इफेक्ट में लास्ट क्लास जब चल रहा था तो याद है मैंने बोला था, ठीक है, कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास है और वहां पे हमको पोटेंशियल एनर्जी लेना है तो हम लोग mg इंटू हाइट किसका लेते हैं, सेंटर ऑफ मास का। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो वर्क के चैप्टर में चल रहा था या मैकेनिक्स में इतने दिन से जो चल रहा था, दैट वाज अ मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में बात कर रहे हैं, मतलब यू वांट टू टेक इनटू अकाउंट द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एंड मॉलिक्यूलर पोटेंशियल, यू हैव टू टॉक अबाउट सम न्यू टर्म्स जैसे कि इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब वो सब टर्म्स, इंटरनल एनर्जी, ये सब टर्म्स तो कभी आपको मैकेनिक्स में नहीं मिलते, ठीक। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल में कहीं भी मॉलिक्यूलर काइनेटिक या मॉलिक्यूलर पोटेंशियल आता ही नहीं था। इतने दिन में तुमको पता चल गया कि मॉलिक्यूलर काइनेटिक आता है और मॉलिक्यूलर पोटेंशियल आता है, तुम्हारा इंटरनल एनर्जी बोल के कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए फर्स्ट लॉ आपको अलग से देना पड़ता है, सो दैट वी टेक दिस माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अकाउंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप पढ़ लिए तो फिर से ही क्यों पढ़ते हो, अंडरस्टैंड द रेस्ट्रिक्शन। मैकेनिक्स में जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हो एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है, नॉट जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो इतने दिन आप इक्वेशंस में यूज करते थे दैट वाज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग हीट को भी लेंगे अकाउंट में, इंटरनल एनर्जी को भी लेंगे। एक चीज डिफरेंस तुम सोचो, पहले थ्योरेटिकल आइडियाज क्लियर कर लो। मैकेनिक्स में कहीं भी हीट आता था तो उसको आप क्या करते थे, लॉस, उसको लॉस की तरह ट्रीट करते थे। सर नेगेटिव वर्क हो रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सर हीट में कन्वर्ट हो, हम उसको लॉस की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में ऐसा नहीं, वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट हीट एज वेल, हम उसको भी इंक्लूड कर लेना चाहते हैं अपने सिलेबस में, ठीक है। इसलिए फिर से हम लोग वी आर ट्राइंग टू रीस्टेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लाइक हीट, इंटरनल एनर्जी एंड ऑल दैट, ठीक है। कौन है टू टर्म कर रहा है फिर से? तो अच्छा, सबसे पहले और एक चीज हम लोग धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कि इट्स बेटर टू टॉक इन टर्म्स ऑफ गैसेस। थर्मोडायनामिक्स जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो गैसेस पे अप्लाई करना बेटर होता है, बिकॉज गैसेस के टर्म्स में जब तुम थर्मोडायनामिक्स के लॉस पढ़ोगे यू डील विद अ जनरल केस। वही अगर मैं सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए स्टडी करूं, विल गेट अ स्पेसिफिक केस, तो यू वोंट अंडरस्टैंड इट इन इट्स लेकिन एंटायरिटी, एंटायर चीज आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। बोला मतलब जैसे कि अभी ये बोल ही दे रहे हैं, ये सब बातें फिर कभी कभी लिखवा भी देंगे, ठीक है। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एंड गैसेस में मेन डिफरेंस कहां पे है, सोच के देखो। गैसेस अंडरगो ह्यूज एक्सपेंशन, ठीक है, हल्का सा हीट दोगे एक्सपेंशन ह्यूज करते हैं, जबकि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में नेग्लिजिबल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। इनफैक्ट इसीलिए सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए अलग से हम कैलोरीमेट्री का टॉपिक लेके आते हैं, ठीक है, वो जब कवर करूंगा उस दिन और बता दूंगा, ठीक है। तो गैसेस में क्या होता है ना, गैसेस मतलब दीज आर नॉट स्पेशल केस, गैसेस में हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए थर्मोडायनामिक्स के जो फर्स्ट लॉज है वो हम लोग स्टडी करते हैं फॉर गैसेस, लेकिन ऐसा नहीं है कि द लॉज आर रेस्ट्रिक्टेड टू गैसेस ओनली। तो ये मैं फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट्स कैन अप्लाइड फॉर मैकेनिकल प्रॉब्लम्स एज वेल, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि हर एक टर्म क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ गैसियस सिस्टम। तो लेट्स से आपके पास एक गैसियस सिस्टम, गैसियस सिस्टम, ओके। और कुछ एक स्टेट है, ठीक है। लास्ट क्लास से डिस्कस हो चुका है कि सर आप जब स्टेट बोलते हो, इनिशियल स्टेट, ठीक है, मतलब द लाइक गैस में जो भी हाव भाव है, जो भी शकल है इसका, ठीक है, गैस कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है, ठीक है, उस स्टेट को समझाने के लिए वी यूज थ्री मेन वेरिएबल्स, व्हिच इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर।
We use a combination of these three variables, or you can use density, volume, temperature. मतलब तीन वेरिएबल्स लगता है to denote the state of a gas at any instant. तो इनिशियल स्टेट ऐसा है. अब हमारा जो डिस्कशन होता है वो ये होता है कि सर अगर तुम इसको हीट सप्लाई दी, रिकॉल करना हीट क्या था. अब ऑफलाइन में रहते तो कुछ लोग अच्छे से क्रॉस क्वेश्चन करते, तो ये तो रिकॉल करो ये सब चीजें. तो ये हीट क्या था, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म. तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अगर कुछ होता है गैस को, इसी सिस्टम को ट्रांसफर करता है कुछ एनर्जी, ठीक है, तो इट विल शो सम चेंजेस. उसका बेसिकली स्टेट चेंज होगा. दैट इज व्हाट आई से, इट्स स्टेट विल चेंज. ध्यान देना, मैं फेज चेंज का बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टेट चेंज का बात कर रहा हूं. ठीक है, ओके. तो देयर विल बी अ स्टेट चेंज, इट विल रीच सम फाइनल स्टेट. ठीक है, क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी देकर तुम छोड़ दिए, यू फाइंड दैट द गैस फाइनली इवॉल्व्स टू दिस काइंड ऑफ अ स्टेट. पी फाइनल, वी फाइनल, टी फाइनल. अच्छा, ऑब्वियसली इन दिस एंटायर डिस्कशन वी नीड टू एज्यूम, ठीक है, कि सर गैस मतलब किसी कंटेनर में है, लेट्स से बलून के अंदर, बट देयर इज अ सॉलिड बाउंड्री. ठीक, सॉलिड मतलब एक फ्लेक्सिबल, लेट्स से इलास्टिक बाउंड्री है जो गैस को कंटेन किया हुआ. ठीक है, तो डोंट वरी कि सर ये हवा में कैसे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, ये कुछ एक बाउंड्री में. लेकिन ये इनिशियल स्टेट ऑफ गैस है, फाइनल स्टेट ऑफ द गैस ये है, वही गैस. ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट चेंजिंग इन दिस केस. ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट चेंजिंग. यहां पे एक चीज मैं हाईलाइट करने के लिए बोलता हूं कि पता है नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली कैन चेंज. ये हम लोग प्रॉब्लम सब्स के थ्रू समझेंगे, लेकिन अभी मैं बोलता हूं फिलहाल हम लोग जब मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स लेते हैं, जब इस तरह का एक एवोल्यूशन हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है गैस का, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं करते. ठीक है, क्यों नहीं करते पता है? बिकॉज वी एज्यूम कि जब हम लोग ये फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं देयर इज नो केमिकल रिएक्शन. लेकिन सोचो अगर हीट देने के बाद कुछ केमिकल रिएक्शन हो गया गैस के अंदर. अब इतना केमिस्ट्री तो तुम लोग पढ़े हो, तुम लोग वो आयनिक इक्विलिब्रियम हुआ है क्या तुम लोग का? अभी नहीं, 12 में रहता है. आयनिक इक्विलिब्रियम वाला कोई चैप्टर है क्या अभी? नहीं ना, एक पार्ट है. हाँ, उसमें मतलब आप लोग पढ़ते हो ना कि कभी कभी कि वो कुछ डिसोसिएट कर जाता है, तो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर गए हैं. पर इतना पता है ना तुम लोग को कि कोई केमिकल रिएक्शंस अगर हुए, ठीक है, लेट्स से गैस डिसोशिएट कर गया, ठीक है, डायटोमिक गैस डिसोसिएट्स एंड बिकम्स मोनोएटॉमिक, तो यू विल हैव टू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स दैट विल चेंज. एक्चुअली वो सेम नहीं रहेगा. मोल्स का कांसेप्ट अगर पता है तो यू वुड रियलाइज दिस थिंग. ठीक है, फिर मोल का कांसेप्ट क्लियर कर लेना किसी का नहीं है तो. ठीक है, हमको मत बोले क्लियर करने को, हम बहुत कष्ट से खुद समझे. ठीक है, नहीं बोलोगे तो करवा देंगे, लेकिन मतलब इस चैप्टर में मोल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा हल्का फुल्का, वेरी रेयर बट लगेगा. तो एनीवेज इन दिस एग्जांपल वी आर नॉट एज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस. लेकिन अगर ऐसा हुआ कि भाई गैस डिसोशिएट हीट देने के बाद, ठीक है, तो फाइनल स्टेट में नंबर ऑफ मोल्स वुड चेंज, तो आपको उसको भी अकाउंट में लेना पड़ेगा. ठीक है, तो जो भी फिलहाल चेंज नहीं होगा, एनमोल्स एनमोल्स. ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं कि सर इस पूरे सिस्टम, ये जो भी हुआ मेरे यूनिवर्स में, इसमें एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है. एनर्जेटिकली व्हाट हैपेंड, एनर्जेटिकली क्या हुआ सर यहाँ. ठीक है, तो हम लोग लॉजिक ऐसे देंगे, हम लॉजिक ये देंगे कि सर एनर्जी इनपुट जो हुआ था दैट वाज क्यू. एनर्जी इनपुट और क्यू, दिस इज लाइक एनर्जी इनपुट. आप पूरे सिस्टम में एक इनपुट दिया, ठीक है, ओके, ये हीट है, हीट सप्लाइड है. तो यहाँ पे लिख देता अच्छे से. हम लोग अपने फर्स्ट लॉ में जब भी क्यू लिखेंगे दिस विल इंप्लाई हीट सप्लाइड टू गैस. क्यू से डिनोट कर. अब एक बार एनर्जी इनपुट दिया, वेयर इज इट यूटिलाइज्ड. तो ये एनर्जी दो तरह से यूटिलाइज होता है. कैसे? अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, तो हम लोग को पता है सर अगर टेम्परेचर चेंज हुआ मतलब मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ. हम लोग क्योंकि हम लोग पढ़ लिया टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी समवॉट. ठीक है, अब मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ. लास्ट क्लास इंटरनल एनर्जी हो चुका है. तो इस प्रोसेस में तुम बोलोगे कि सर क्यों, लेट्स से अगर 100 जूल्स है तो 100 जूल्स का लेट्स से 80 जूल्स गैस ने अपने अंदर स्टोर कर लिया. स्टोर कर लिया, स्टोर इन व्हिच फॉर्म? मे बी मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट विल बी कॉल्ड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक है, तो हीट का एनर्जी सप्लाइड उसको कुछ पार्ट गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अच्छा, यहां पे एक चीज बोल देते हैं, इंटरनल एनर्जी में मॉलिक्यूलर काइनेटिक एंड मॉलिक्यूलर पोटेंशियल दोनों आना चाहिए, दोनों ही इंक्लूडेड है. ठीक है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, अच्छे से सुनिएगा. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज मेनली, ये जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो रहा है, इट इज
मेनली इन मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि सर ऑलरेडी इंटरएटॉमिक सेपरेशन इतना ज्यादा होता है कि द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलमोस्ट वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, ग्राफ था एक यू का वर्सेस आर किए थे हम लोग, किस टॉपिक में हमको याद ही शायद सरफेस टेंशन में किए थे, इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन, और एक फोर्स का ग्राफ भी किए थे थर्मल के टाइम पे। तो लास्ट फ्यू चैप्टर्स तुम लोग देख ही रहे हो, बहुत इंटरलिंक्ड है। ठीक है, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इधर उधर यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो गैसेस में सेपरेशन इतना ही ज्यादा होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल इज ऑलरेडी वेरी लो, इट्स टेंडिंग टू जीरो। तो भाई और कितना लो होगा? तो चेंज इज नेग्लिजिबल चेंज होता है। सो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोल रहे हैं ना, इट इज मेनली इन मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, नॉट मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन सुनिए अच्छे से, आप लोग केमिस्ट्री में तुम लोग करते हो ना बॉन्ड एनर्जी या डिसोसिएशन एनर्जी, एनर्जी डिसोसिएशन। ठीक है, तो मतलब अगर डिसोसिएशन हुआ या कोई केमिकल रिएक्शंस हुए ताहले किंतु मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जीও चेंज करो। ये चीज एक बार कॉन्सेप्चुअली समझ लो सब लोग। हाँ, फिलहाल फिजिक्स में वी वोंट बी कंसर्न्ड विद एनी चेंज इन मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गैस, क्योंकि सर पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी बहुत कम है, वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, और कितना जीरो हो गया। ठीक है, तो ये बोल के हम लोग पढ़ा लेते हैं, बोल के नहीं सर जो मेन चेंज हो रहा है डेल्यू में, चेंज इन एनर्जी वो मेनली काइनेटिक में। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शंस हुए तो वो बॉन्ड एनर्जी भी आएगा। बॉन्ड क्या है? आफ्टर ऑल पोटेंशियल एनर्जी है ना। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, तो बस तो वहां पर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी भी आने लगेगा। तो 100 जूल्स में लेट से 80 जूल्स स्टोर कर लिया इन एनर्जी चेंज। ठीक है, बाकी का 20 जूल्स कहां पे जाएगा? तो लोग लॉजिक ये देते हैं कि चिच्चा ये बाकी का 20 जूल्स किसको ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, याद करना जो लोग कंडक्शन पढ़ाया था, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, याद है ना तुम लोग को? अरे क्यों सर? थर्मल कंडक्शन में एक बात बोले थे तुमको, याद करना, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर जो लास्ट वीक हुआ, लास्ट वीक, कि सर क्या होता है अगर स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन हो रहा है, किसी का टेम्परेचर चेंज नहीं करता विद टाइम, टाइम के साथ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो होता क्या है जो हीट जाता है उसका कुछ पार्ट वो अब्सॉर्ब नॉर्मली करता है, लेकिन अभी नहीं करेगा, वो जितना हीट गया उस पूरे को ट्रांसफर कर देगा। बट नॉर्मली व्हाट हैपेंस इन डेली लाइफ, इफ देयर इज नो स्टेडी स्टेट, कोई रॉड का कोई एक एलिमेंट लेता है, स्टार्ट सप्लाइंग हीट, हीट का कुछ पार्ट वो स्टोर करेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, बाकी पार्ट नेबर को दे देगा, फिर नेबर वो अपना हीट का कुछ पार्ट लेगा, ट्रांसफर कर देगा। सो कंजर्वेशन की अगर बात करें तो यही होता है ना, बाहर से हीट मिला, कुछ पार्ट मैं यूटिलाइज कर लूंगा, बाकी मैं ट्रांसफर कर दूंगा। तो गैस कैन ट्रांसफर द एनर्जी टू द सराउंडिंग्स और टू द वॉल्स और टू एनीबॉडी हु इज एक्सटर्नल टू। ठीक है, उसको एनर्जी ट्रांसफर भी कर सकता है। अब बात है हाउ डज अ फेसेस टेक इनटू अकाउंट दिस ट्रांसफर। गैस ने कुछ एनर्जी स्टोर किया वैल्यू में, बाकी ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर का अकाउंट में कैसे लोगे? तो लोग बोलते हैं सर नाउ ब्रिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, मैकेनिकल वर्क। क्योंकि मैकेनिकल वर्क का बचपन से तुमको आइडिया, सर वर्क मतलब ही क्या, एनर्जी ट्रांसफर इन अ मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। और यहाँ पे एक मैक्रोस्कोपिक डिफॉर्मेशन हो रहा है ना, गैस का वॉल्यूम चेंज कर रहा है, दैट वॉल्यूम चेंज इज लाइक अ मैक्रोस्कोपिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो अपन लोग ये बोलते हैं कि सर अगर वॉल्यूम चेंज हुआ है मतलब दैट कॉरस्पॉन्ड्स सम काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, ओके, हम लोग एफ डॉट डी एल से इसको डिराइव भी कर पाएंगे, विल बी एबल टू रिलेट द वर्क डन बाय गैस थ्रू वॉल्यूम चेंज। वो पता ही होगा केमिस्ट्री में रेडीमेड फॉर्मूला होता है, पीडीवी करती हो, फिर से हम लोग करेंगे आज को। लेकिन मेन आइडिया वही है कि इफ यू कंपेयर दिस टू सिस्टम्स, ठीक है, पहले आपका सिस्टम इतना छोटा सा था, ठीक है, सिस्टम फिर बावला गया एकदम, ठीक है, एकदम भाई हल्क बन गया, हल्कट मोड में आ गया। ठीक है, तो भाई ये सिस्टम एक्सपैंड किया। ठीक है, अगर ये सिस्टम एक्सपैंड किया, इट वुड हैव अप्लाइड सम फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं सर गैस ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन, गैस एक्चुअली ना वर्क कर रहा है, इट्स अप्लाइंग सम प्रेशर फोर्स, पीजी लिख देता हूं, प्रेशर ड्यू टू गैस। अगर प्रेशर फोर्स कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो हो रहा है ना, इट्स आउटर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक वर्क हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि सर देयर इज सम वर्क done by the gas on the walls or on the surroundings. So W denotes work done by gas. किस पे? On surroundings or on external surroundings. थोड़ा expand कर लेना, हाँ, external surroundings. हैंडराइटिंग का बैंड बजा हुआ है, मैच। नोटिस करने वाला बात यही है कि W denotes work done by gas, Q denotes heat supplied to gas। और तुमको पता है हम किसी पे अगर पॉजिटिव वर्क करते हैं, मतलब बेसिक मैकेनिक्स, अगर मैं किसी एक बॉडी को पुश करके पॉजिटिव वर्क करता हूं मतलब मैं उसको एनर्जी सप्लाई कर दे रहा हूं।
ठीक है। इन दिस सेंस दिस वर्क डिनोट्स कि गैस ने क्या एनर्जी बाहर को दे दी, तो कंजर्वेशन हो गया ना। कंजर्वेशन क्या, इसने लेट्स 100 जूल सप्लाई किया हमने, उसने 80 जूल्स अंदर ही अंदर रख लिया, इंटरनल एनर्जी में आ गया, बाकी 20 जूल्स उसने एटमॉस्फेयर को दे दिया या सराउंडिंग्स को दे दिया। तो दैट रेस्ट ऑफ द 20 जूल्स इज टेकन इनटू अकाउंट थ्रू द कांसेप्ट ऑफ वर्क। वर्क में ऑर्डर में गैस आया, ठीक, ऑन एक्सटर्नल सराउंडिंग्स, ठीक है। ये कंप्लीट कंजर्वेशन इक्वेशन, गॉट इट, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही होता है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इक्वल्स टू del U प्लस W, ठीक है। बार बार ध्यान देने का कि फिजिक्स में जब तुम फर्स्ट लॉ यूज करोगे, फिजिक्स में हर एक टर्म का मीनिंग क्लियर रखना है। W इज ऑलवेज वर्क डन बाय गैस इन द फर्स्ट लॉ इक्वेशन, ठीक है। तुमको पता है कि अगर मैं तुमको डेटा देके रखूं कि सर वर्क डन ऑन गैस इज 20 जूल्स, वर्क डन ऑन गैस अगर मैं तुमको क्वेश्चन में दिया हूं, लेकिन तुम फर्स्ट लॉ अप्लाई करना चाहते हो, अच्छे से बात सुनिएगा, अगर मैं दिया हूं वर्क डन ऑन गैस इज 20 जूल्स डेटा में किसी क्वेश्चन में देके रखो एंड तुम फर्स्ट लॉ अप्लाई करना चाहते हो, फर्स्ट लॉ अप्लाई किया ही जाता है फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ गैस, ऐसे सोचो कि गैस के पर्सपेक्टिव में अप्लाई किया जाता है, नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल। तो ये गैस के लिए लिख रहे हो, तो जब तुम यहाँ ये फर्स्ट लॉ लिखने का ट्राई करोगे, वहां पे W इनहेरेंटली इट इज वर्क डन बाय गैस, और डेटा में अगर दिया ऑन गैस मतलब तुम यहाँ पे क्या लिखोगे एक्चुअली -20 जूल्स, ठीक है। ये बेसिक मैकेनिक्स है। वर्क डन बाय A ऑन B अगर x अमाउंट है तो वर्क डन बाय B ऑन A कितना लेना है, -x, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के कारण। तो डेटा में कभी-कभी ऐसा देके रखते हैं तो समझ लेना कि फर्स्ट लॉ में जो तुमको यूज करना है इट इज वर्क डन बाय गैस, उल्टा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और अगर हाँ डेटा में वर्क डन बाय गैस ही दे दिया 20 जूल्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो साइन चेंज, ठीक है। एंड इनफैक्ट यही प्रॉब्लम होता है, मुझे किसी और कंफ्यूजन हो रहा है कि सर केमिस्ट्री में डिफरेंट इक्वेशन है, डिफरेंट इक्वेशन नहीं है। केमिस्ट्री में एक्चुअली क्या होता है, W वाला टर्म मुझे जहां तक याद है वो इस साइड में रहता है, अलॉन्ग विथ वो हीट रहता है मोस्ट वाली, याद है। हाँ, तो वहां पे ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि केमिस्ट्री में वहां पे जब लोग इक्वेशन में W लिखते हैं ना, दे एक्चुअली से दैट W इज वर्क डन ऑन गैस, वो लोग उसको वही बोलते ही हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, हम जिस चीज को W बोल रहे हैं उसको अगर तुम इस साइड में लेके आओ तो -W हो जाएगा ना। तो उस -W का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, वर्क डन ऑन गैस, समझ में आई बात। तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वाले इक्वेशंस इक्विवेलेंट है, डरने का कुछ नहीं है, सेम है इक्वेशंस, ठीक है, बस बोलने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। तो बी केयरफुल विद दिस, ठीक है। तो ये फर्स्ट ला इक्वेशन हो गया, फर्स्ट ला थर्मोडायनामिक्स, जिसके ऊपर आपका पूरा लाइक मेजर चंक 80% ऑफ द सिलेबस इज बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट बोलना है नहीं, डिसोसिएशन वाला पार्ट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि वो हम लोग प्रॉब्लम में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर जितना लिखा है उतना अच्छे समझ लेना। हाँ, कन्वेंशन वाला पार्ट फटाफट बोल देता हूँ, ठीक है। उन्हें लोग बोलते हैं सर साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो हाँ, फिजिक्स में साइन कन्वेंशन घबराने का कुछ नहीं है, मैंने लॉजिकली सोच के लगोगे तो आपको कुछ कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। जो लोग ढंग से नहीं पढ़ते वो लोग ये कंप्लेन करते हैं सर यार की कंफ्यूजिंग, सर कुछ भी कंफ्यूजिंग, ठीक है। मैं जिस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा, मुझे टू मी दिस फील्स वेरी ऑब्वियस कि सर आपने इनपुट दिया और ये तो एनर्जी इनपुट मतलब ये पार्ट है सर, और ये del U प्लस W मिलके क्या बन जा रहा है एक्चुअली, आउटपुट, ठीक है। ये जो पार्ट है एनर्जी आउटपुट नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, मैंने एनर्जी यूटिलाइज प्लस ट्रांसफर, हाँ। तो एनर्जी आउटपुट, आउटपुट बोल के समझाने का ट्राई करो। एनर्जी आउटपुट मींस दीज टू टर्म्स, ठीक है, दीज टू टर्म्स टेकन टुगेदर। तो मतलब ये एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ है, एक तरफ इनपुट एक तरफ आउटपुट। तो मुझे ये इक्वेशन बहुत ऑब्वियस लगता है, देयर इज नथिंग टू गेट कंफ्यूज्ड। कन्वेंशन में हाँ, फिजिक्स में नहीं दो तो लोगों को खराब लगने लगता है, तो बोल देते हैं सर क्यू पॉजिटिव कब लेंगे, हीट जब सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अगर हीट सप्लाई किया 20 जूल्स तो मैं इसको इक्वेशन में 20 लिखूंगा, +20, नेगेटिव नहीं। तो हीट सप्लाई टू गैस, तो उस तरह के प्रोसेस को, उस तरह के प्रोसेस का आइडिया हो ही गया तुम लोग को, ठीक है। लास्ट क्लास बोले थे डिफरेंट प्रोसेसेस, इन लाइटली स्पीकिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है कि गैस कैसे इवॉल्व कर रहा है, हाउ इज गैस चेंजिंग स्टेट, ठीक है। तो पॉजिटिव होने का मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। क्यू पॉजिटिव मतलब गैस को हीट सप्लाई करो, और नेगेटिव का मतलब हीट इज सप्लाइड बाय द गैस, माने गैस इज रिलीजिंग हीट, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, हाँ। del U, del U पॉजिटिव है सर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी होगा मॉलिक्यूलर, और इसको उल्टा करोगे तो T डिक्रीजेस, वाइस वर्सा, वो लिख नहीं रहा हूँ, होपफुली क्लियर है। ये होगा या तो इसको उल्टा होगा और क्या, ठीक है। तो del U चलो, del U नेगेटिव पकड़ा हुआ है व्हेन T डिक्रीजेस, ওটা लिखছি না আমি, ठीक। अच्छा, व्हाट अबाउट W, वर्क डन बाय गैस, बेसिक फिजिक्स, এই প্রেসার ফোর্সটা বাইরে,
ডিসপ্লেসমেন্টটা বাইরে হলেই তো পজিটিভ ওয়ার্ক হবে, ডিসপ্লেসমেন্টটা যদি বাইরে হয় মানে এক্সপেনশন। तो बात ही बात है, फिजिक्स इट इज सो ऑब्वियस, फिजिक्स में मतलब मुझे नहीं कंफ्यूजन लगता, केमिस्ट्री में लग भी सकता है, ठीक है, फिजिक्स में मुझे बहुत ऑब्वियस लगता है कि सर वर्क पॉजिटिव तभी होगा जब एक्सपेंशन होगा, क्योंकि आप वर्क डन बाय गैस बोल रहे हो और गैस का प्रेशर तो हमेशा बाहर रहता है, ठीक है। तो लाइक उल्टा नेगेटिव को फॉर्म है व्हेन गैस इज अंडरगोइंग कंप्रेशन, तो एक्सपेंशन में पॉजिटिव वर्क, वॉल्यूम इंक्रीज, कंप्रेशन में नेगेटिव वर्क, ठीक। नाउ हियर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये लास्ट क्लास में कोई डाउट पूछ रहा था, ठीक है, तो हमको लगा कि ये मेंशन कर देना चाहिए, ठीक है। सब लोग जरा सुनिएगा, फर्स्ट में और कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज बताते हैं, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, आप जब खाना बना रहे हो, आप अगर खाना को हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, सुनिएगा अच्छे से। खाना क्यों, मैं खाना बोल रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल ले लो, आप किसी चीज को हीट देते हो मैक्सिमम टाइम, क्योंकि मैक्सिमम टाइम कंसर्न इज एक्चुअली सॉलिड या लिक्विड, अपने आसपास किसी चीज को जनरली हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। গ্যাসেস এ এটা নাও হতে পারে, गैसेस को हीट सप्लाई दिए मतलब क्यू पॉजिटिव है, लेकिन उसका टेम्परेचर डिक्रीज भी कर सकता है, मतलब गैसेस, मतलब सोचो कैसे कितना वियर्ड कॉन्सेप्ट होगा, सोचो ये, लेकिन होता है, दिस वेरी मच ट्रू। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब गैस हीट ले रहा है बट इट इज कूलिंग डाउन, ठीक है, फिर फील करके देखो, आप हीट सप्लाई दे रहे हो बट इट इज कूलिंग डाउन, और इसका उल्टा भी हो सकता है, गैस एक्सोथर्मिक है, गैस इज रिलीजिंग हीट, तो वो खुद कूल डाउन करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो एक्सोथर्मिक है बट इट इज वार्मिंग अप, ठीक है। आपको पूछो सर গ্যাসেস এটা কেন হয়, বিকজ গ্যাসেসে এই এক্সট্রা টার্মটা আছে ডেলিউ, ठीक है, गैसेस में ये एक्स्ट्रा टर्म एंड ये टर्म है वर्क वाला, ठीक है। तो मैं एक बार लॉजिकली समझाता हूँ, ठीक है, एक वैल्यूज लेके, हाउ कैन दिस हैपन, नॉर्मली डे टू डे लाइफ में কি হয়, একটা সলিড বডি নিলে তো ভাব সলিড বডিতে কি হয়, मैं কন্ট্রাস্ট करके समझाता हूँ, आप हीट सप्लाई की कोई भी बोले सर टेम्परेचर বাড়বে, ঠিক আছে, এখানে কি হচ্ছে বলতো, কিউটা পুরোপুরি ডেলিউতেই যাচ্ছে, আমার ফার্স্ট ইকুয়েশন হচ্ছে কিউ ইকুয়ালস টু ডেলিউ প্লাস ডব্লিউ, কিন্তু তুই ভাব সলিড কি খুব বেশি এক্সপ্যান্ড করে, ডু দে আন্ডারগো হিউজ এক্সপেনশন, नहीं, तो सॉलिड की बेसिक जो वर्क करते पारबे ना, सॉलिड से लिक्विड से वर्क डन इज ऑलमोस्ट जीरो, तो सॉलिड से लिक्विड से क्या है ना, लिक्विड्स में एज वेल एज सॉलिड्स में क्या होता है, जो तुम हीट देते हो वो ऑलमोस्ट डेल्यू में कन्वर्ट होता है, तो क्या होगा डेल्यू का, तो क्यू यदि पॉजिटिव है तो डेल्यूटा पॉजिटिव पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सो डेली लाइफ में वी आर हैबिचुएटेड टू दिस, তো যদি কাউকে এটা জিজ্ঞেস করে না ওরা ভাবে কি গ্যাসে এটা হবে, কিন্তু না, সাপোজ গ্যাসের জন্য এটা হলো, ये गैस है, ठीक है, तो हीट दिली क्यों, आप सपोज 50 जूल्स हीट दिए, ठीक है, কিন্তু গ্যাসটা এক্সপ্যান্ড করে গেল খুব বেশি, and it let's say it does a work of 80 joules, এখন ওয়ার্কের মানেটা কি, যদি গ্যাস ওয়ার্ক করছে মানে এ বাইরে ট্রান্সফার করে দিচ্ছে, তো তুই ভাব কি হলো, গ্যাস যখন এক্সপ্যান্ड করলো ওর आगे 50 जूल्स নিয়েছে, बट ड्यू टू सम रीजन वो एक्सपैंड करके बाहर में 80 ट्रांसफर कर दिया, तो सोचो उसको 50 मिला था लेकिन उसने ट्रांसफर कर दिया 80, तो बाकी का एक्स्ट्रा 30 उसको कहां से मिला, वो अंदर के एनर्जी को ही यूज कर लिया, ठीक है, इस गैस के पास जो भी था पहले उसमें एक्स्ट्रा 50 ऐड हुआ, लेकिन इन द फ्यू प्रोसेस इन द फ्यूचर प्रोसेस उसने 80 बाहर ट्रांसफर कर दिया, तो 50 तो गया ही, लेकिन बाकी का 30 कहां से मिला उसको, अंदर के मॉलिक्यूलर एनर्जी से मिली, वही मॉलिक्यूल्स को उसने क्या किया और शांत कर दिया, वो लोग पहले काइनेटिक एनर्जी था उन लोग और कमा दिया, उन लोग काइनेटिक एनर्जी और एक्स्ट्रा 30 दी, ठीक है, एक्स्ट्रा 30 वो खुद के अंदर से निकाल के दे दिया, ठीक है, मतलब और मेजर इंटरनेट क्यों लेकर কমেगा, तो एनर्जी जो কমে যাবে টেম্পারেচার কি হবে ডিক্রিজ করবে, সো এন্ডোথার্মিক প্রসেস বাট ইট ইজ কুলিং ডাউন, ठीक है, तो এটা হতে পারে प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है, इनफैक्ट लास्ट क्लास तुम लोग वो सब देख रहे थे ना, वो मैं पंप वाला एग्जांपल दे रहा था ना कि पंप करता है तो नीचे में गर्म हो जाता है और टायर से वो जो हवा निकलता है ठंडा हो जाता है, तो वो सब प्रोसेस में यही सब चीजें पता चलेंगी हम लोग को, ठीक है, तो मैं এত जो डिस्कशन এটার জন্য করলাম कि इस ये चीज हाईलाइट करने के लिए कि बहुत लोग ये मान लेते हैं कि স্যার এন্ডোথার্মিক হলে টেম্পারেচার বাড়বে না, এমনি কোনো গ্যারান্টি নয়, এন্ডোথার্মিক হলে এই জিনিসটা ভালো করে বুঝবি, এন্ডোথার্মিক হলে টেম্পারেচার কমতেও পারে বাড়তেও পারে, ইট ডিপেন্ডস অন ওয়ার্ক অ্যাজ ওয়েল, ওয়ার্কটা তোকে ভাবতে হবে, सॉलिड से लिक्विड से वर्क नहीं কখনো ভাবতে হয় না আমাকে, ঠিক আছে, তো এন্ডোথার্মিক হলে টেম্পারেচার বাড়তে পারে টেম্পারেচার কমতেও পারে, সেম থিং ফর एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर बढ़ते पारे टेम्परेचर कमते पारे, কার টেম্পারেচার কথা বলছি গ্যাস से, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में जनरली आप लोग ये बात नहीं करते बिकॉज़ केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल्स होता है मैक्सिमम टाइम दे आर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, बट गैस के साथ बात करो
गैस के साथ बात करो नॉट इन अ क्लोज्ड कंटेनर। अच्छा लास्ट दिन देखिए नहीं ये चीज, ठीक है कि सर क्लोज्ड कंटेनर प्रोसेसটাকে আমরা কি বলি ভলিউম কনস্ট্যান্ট হয় তো ওটা বলি আইসোকোরিক। আচ্ছা ভলিউম কনস্ট্যান্ট হলে মানে না এক্সপেনশন না কম্প্রেশন তখন তো কোনো ওয়ার্কই হবে না, ঠিক আছে। তো যদি কোনো ওয়ার্ক না হয় তখন আবার থেকে ঘুরে ফিরে আমি কি বলবো Q इक्वल्स टू डेल U। तो केमिस्ट्री लैब में अगर तुम लोग गैसेस के साथ कोई रिएक्शन करते भी हो तो वहां पे भी तुम लोग के दिमाग में ये रहता है कि सर एंडोथर्मिक माने टेम्परेचर बढ़ जाए, एक्सोथर्मिक माने इट विल कूल डाउन, ठीक है। क्योंकि तुम लोग वर्क वहां पे जीरो लेते हो, तुम लोग क्लोज चेंबर ले रहे हो, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ठीक है। फिजिक्स में वर्क इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर गैसेस, ठीक है। तो ये मेन पार्ट हमको पकना था। दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट लॉ। मैंने इसके आसपास जितना कुछ पकना है मैंने पक दिया। जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे दैट विल बी द डेरिवेशन। तो वंस अगेन आप लोग किए हो केमिस्ट्री में, तो बोर होने का नहीं, कुछ नहीं, क्या करें, तो ये करवाना पड़ेगा, जिम्मेदारी है, ठीक है। थोड़ा मेहनत करके देख लो, देन वी टेक अप प्रॉब्लम्स देंगे तो इंटरेस्टिंग बनेगा टॉपिक एक्चुअली, ठीक है। तो हमको खुद बोर लगने लगेगा थ्योरी थ्योरी थ्योरी, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट वर्क डन बाय गैस, ठीक है। मतलब क्या हम क्या करना चाहते हैं ना, आई वांट टू डेवलप फॉर्मूला फॉर वर्क, ठीक है, बाय गैस। अच्छा लास्ट क्लास मैंने एक चीज बोला था, वर्क वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ थर्मो में नहीं आता, वर्क वाला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में आएगा, बैटरी का वर्क डन आएगा, हर जगह फिजिक्स में कहीं भी वर्क का कॉन्सेप्ट है। जो डेरिवेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो एफ डॉट डीएल ही, ठीक है। मैकेनिकल वर्क वाला फॉर्मूला सबसे फंडामेंटल, ठीक है। ओके तो हम लोग बोलते हैं सर लेट्स स्टार्ट, तो बोलते हैं सर वर्क का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब एलिमेंट्री वर्क का बात करो एफ डॉट डीएल, ये तो नॉर्मली वर्क के लिए क्या करना पड़ता है, यू हैव टू इंटीग्रेट, ठीक है। होपफुली याद होगा एफएस cos थीटा और बोली ना हमरा, और हमने क्लास 9 10 में बोलता हूं, बार-बार 11 के स्टार्टिंग से तुमको बोला गया इंटीग्रेशन में एफ डॉट डी। तो गैस के लिए कैसे हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग ऐसे बोलते हैं ये इनिशियल स्टेट है। अच्छा इस बार ना थोड़ा ऐसे समझाते हैं, आप लोग थोड़ा वेट कर लो, पहले मैं ड्रॉ कर ही लूं। This is a initial state of a gas. Once again, it is within some boundary. It is within some like elastic solid material. ठीक है, let's say balloon or something. ठीक है, इसका कुछ एक initial state है, pressure, volume, temperature कुछ एक, ठीक है। And तो ये initial state, ठीक है, initial. And then it expands. मैं इसको कुछ heat दिया, heat लिया, कुछ एक हुआ इसके साथ. Some processes happen on this, because of which it undergoes expansion or something, let's say, and this is the final state. वो गैस एक्सपैंड किया, मैं दोनों स्टेट एक ही डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ। अंडरस्टैंड ये एक से देख के लग रहा है पपाया के अंदर का बीज है, ठीक है, वैसे कुछ नहीं सोच लेने का, ठीक है, भावना पे ध्यान देने का, ठीक है। क्या क्या इमेजिन हो जाता है, ठीक है। जो आउटर बाउंड्री है दैट डिनोट्स द फाइनल स्टेट एट अ लेटर टाइम, फाइनल स्टेट, हाँ ओके। सेम गैस एक्सपैंड करके वहां पे गया। अब अगर कोई वर्क डन में गैस पूछता है तो वर्क डन में गैस ऑन होम, ठीक है, क्वेश्चन हो सकता किसके ऊपर, ऑन सराउंडिंग्स, ठीक है, ऑन सराउंडिंग्स। तो हाउ डू यू कैलकुलेट दिस वर्क, हम लोग बोलते हैं कि सर ये गैस एक्सपैंड कर रहा है ना, तुम ड्यूरिंग इट्स प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हुआ इनिशियल से फाइनल जी ट्रांजिशन का वर्ड है, तो प्रोसेस बोल है ना, पाथ, वही चीज समझाते हैं कैसे ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। तो ड्यूरिंग ट्रांजिशन किसी टाइम पे देखो, ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि सर ये इनिशियली ये फाइनल है, कैसे दिखाऊं, लेट्स से किसी टाइम पे, ओ भाई एक तो दरा है, एक पर्टिकुलर पोर्शन को देखो, जैसे मैं करता हूँ। अच्छा एक्चुअली वर्क के डेरिवेशन का ना जेने সবাই বইতে কিনা ওই পিস্টনের এক্সাম্পলটা না দেখবি, কেমিস্ট্রিতে ওই পিস্টনের এক্সাম্পল দিয়ে ওয়ার্কের ফর্মুলাটা ডিরাইভ করে, কিন্তু পিস্টনটা এত স্টেরিওটাইপিক্যাল হয়ে গেছে আর ভালো লাগে না আমার, ঠিক है। মানে वो इजी होता है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू गो फॉर अ মানে जनरल केस, मैं जनरल गैस का शेप लिया है, वो एक्सपैंड कर रहा है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो उसके टर्म्स में वो डिराइव कर पाओगे, मैं वही दिखाना चाहता हूँ। इतना दिन जो फिजिक्स आपको पढ़ाया है उसमें एलिमेंट लेने का ये सब कॉन्सेप्ट सिखाया तो आप कर पाओगे। तो मैं बोलता हूँ उस पार्ट पे फोकस करो, जूम करो। लेट्स से वो पार्ट ऐसा था, ठीक है, जूम कर रहा है, मैं बोलता हूँ सर वहां पे एक पैच है, कंसिडर अ पैच ऑन द सरफेस, बलून का जो सरफेस है या जो भी वहां पे कंटेनर का जो सरफेस है उस पर एक पैच कंसिडर करो, दिस इज अ पैच, पैच समझते हो ना, बैंडेड की तरह,
इट्स अ पैच, ठीक है। फ्यूचर में क्या हो रहा है इसके साथ, सर फ्यूचर में वो जो सरफेस है ये तो खुद शिफ्ट कर जा रहा है ना, ठीक है। तो अब जो देखो मैं वही बोला था, इनिशियल से फाइनल হওয়ার জন্য देयर इज अ कंटीन्यूअस প্রসেস, ধীরে ধীরে ট্রানজিশনটা হচ্ছে না, ফট করে তো হয়নি। আর ইনফ্যাক্ট আমরা যখন ডিসকাশন করি পরে কেমিস্ট্রিতে দেখবি খুব কম सब प्रोसेस के আমরা বলি स्लो रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो मैं बोला कि ठीक है आप इस पूरे ट्रांजिशन को स्टेप बाय स्टेप तोड़ो ना, थोड़ा थोड़ा करके देखो। তো ইনিশিয়ালের পর মাঝখানের কথা যদি দেখতে পারিস তখনও ট্রানজিশনটা স্টেপ বাই স্টেপ নিচ্ছে। তো লেটস সে কোন একটা টাইমে এমনি ছিল সারফেসটা, একটু পরে সারফেসটা এখানে আসলো, ठीक है। ये लेट्स से একটা टाइम t, दिस एट अ टाइम t प्लस dt, थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो बोलो सर वो पैच कैसे चेंज हुआ, बलून का सरफेस इमेजिन करो, बलून को फुला रहे हैं, क्या होता है ना बलून के ऊपर लिखा रहता है, ठीक है, दिल का साइन रहता है, बट दिल तो और बड़ा होगा, ठीक है, ओके। तो उस तरह का चीज, ठीक है। तो क्या होगा बलून का ये जो पैच है, दैट पैच विल एक्सपैंड, थोड़ा ऐसे करके कुछ, लेकिन हम लोग ज्यादा भी चेंज नहीं ले रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल चेंज, ठीक है। तो बलून वो जो पैच है वो देखने में कैसा होगा पता है, थिंक लाइक दिस, ए पॉइंट लेट्स से এখানে গেল, ए पॉइंटটা এখানে গেল, समझ रहे हो, थोड़ा भावनाओं पे ध्यान देना, ऐसा करके, मतलब the new location of the patch is somewhere here, এখানে ড্র করে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে নতুন প্যাচটা, एक क्यूबॉइड बन रहा है, समझ में आ रहा है, you're basically getting a cuboid kind of thing, ठीक है, ओके। आपको एक क्यूबॉइड की तरह कुछ दिख रहा है, ठीक है। आप इसको और ऐसे कर सकता हूँ, ऐसा, ओके। वो पैच सामने ट्रैवल किया, ठीक है। अब हम बोले कि सर पैच का अगर फीवर डायग्राम करो, ये मेरा वो पैच है, हाँ वही सेम सरफेस, पैच का एरिया लेते हैं, पैच एरिया बोलते हैं सर पैच का जो एरिया इट्स इट इज डी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया। तो सिंस स्मॉल टाइम का है वो पैच ज्यादा एक्सपैंड नहीं किया होगा, नॉर्मली द पैच वुड एक्सपैंड, पहले छोटा एरिया लगेगा कि भाई बाद में बड़ा होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, स्मॉल टाइम इंटरवल है, सो एरिया डज नॉट चेंज बाय लार्ज अमाउंट, इट डज नॉट चेंज मच। लेकिन व्हाट अबाउट इट्स फ्रीवर्ड एंगल, उस पे क्या फोर्स काम कर रहा था पहले, अंदर से गैस का प्रेशर फोर्स, बाहर से भी एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काम कर रहा होगा, लेकिन वी आर कंसर्न्ड विद वर्क डन बाय गैस। तो गैस जो फोर्स दे रहा था लेट्स कॉल इट एफजी या डीएफजी लिखता हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अंदर से यू कैन थिंक लाइक दिस सर, ऐसे करके, ओके, अंदर में, ठीक है, ऐसे करके फोर्स काम कर रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, एग्जैक्टली बाय गैस, बार बार वर्क डन बाय गैस तो फोर्स बाय गैस लेना, तो इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस, गैस का फोर्स हमेशा आउटवर्ड रहता है ना, प्रेशर फोर्स, ठीक है। अच्छा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, मैंने ये जो क्यूबॉइड बन रहा है एलिमेंट्री क्यूबॉइड, ठीक है, वो एलिमेंट्री क्यूबॉइड की जो भी लेंथ होगा ना, साइड लेंथ, ठीक है, ये साइड लेंथ को सब किया होगा, सब सेम होगा तो ऑलमोस्ट, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि ये छोटा है एलिमेंट्री है, इसको मैं बोल सकता हूँ, और ठीक से हो जाएगा डीएल, ठीक है। तो ये भाई एलिमेंट्री क्यूबॉइड, ठीक है, ओके, जिसका साइड लेंथ था डीएल, एरिया था डीएल, और वो पैच सामने ट्रैवल किया। अब हम बोलेंगे सर नाउ यू कैन टॉक अबाउट इन दिस एग्जांपल, क्या साइड लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, वो जो भी इमेजिनरी क्यूबॉइड बन रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पैच, पैच की तरफ हमने डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, वही बोलने वाले हैं। तो अगर हम लोग अगर एलिमेंट्री वर्क लिखते हैं लेट्स कॉल इट टीडब्ल्यूजी, ठीक है, ओके, वर्क डन बाय गैस, एलिमेंट्री वर्क, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क ऑन व्हाट, एलिमेंट्री वर्क ऑन पैच, ठीक है। ऑब्वियसली कौन वर्क कर रहा है, गैस, तो गैस का फोर्स लेना है, गैस का फोर्स कितना है डीएफजी, डॉट विथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पैच जिसके ऊपर वर्क कर रहा हो, तो जो डीएल दिया हो ना साइड लेंथ, वही तो डिस्प्लेसमेंट बन गया ना पैच का, समझ में आ रहा है, ये पैच में सामने उठा है, तो डीएफजी डॉट विथ डीएल, ठीक है। अच्छा लास्ट क्लास মনে আছে আমি বলছিলাম कि वर्क एंड हीट देयर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल তাই জন্য আমরা এমনি করে করি, ঠিক है। তো টেকনিক্যালি ইউ কুড রাইট লাইক দিস, লিখতে পারিস, কিন্তু এই ফিজিক্সের ডেরিভেশন से आए तो और माथा ना घामिए लोग, एमनी जस्ट लिखेंगे, ठीक है। बट मन के तो तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो डेल टी डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू, मतलब इट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क ऑन द पैच बाय द गैस, तो गैस का फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पैच का डॉट प्रोडक्ट।
अब अगर एक छोटे से রিজন में দেখতে তাহলে ফোর্স আর ডিসপ্লেসমেন্ট সেম ডাইরেকশনই হবে। যদি একটা ছোট রিজনে দেখছি ফর আ স্মল টাইম ইন্টারভ্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট এন্ড ফোর্স সেম ডাইরেকশন, তো ডট প্রোডাক্টটা cos 0 1 হয়ে গেল। তো ডিএফজি ডিএল। এখন লোকজন বলে স্যার ফোর্স কিভাবে লিখতাম, মনে আছে স্যার ফোর্স ক্যান বি রিটেন অ্যাজ ফর ফ্লুইডস মানে লিকুইডস एंड গ্যাসেস জন্য फोर्स कैन बी रिटन एज P इनटू dA। ठीक है, ये तो फ्लूइड्स के चैप्टर से चल रहा है। गैस के कारण या लिक्विड के कारण, किसी फ्लूइड के कारण फोर्स कैन बी रिटन एज P इनटू dA। तो P इनटू dA इनटू dL, ये P कौन सा है, द गैस प्रेशर एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जो भी गैस था एट दैट इंस्टेंट तो कुछ प्रेशर फोर्स प्रेशर था, तो गैस प्रेशर वाज P, तो P dA एरिया जो है पैच का इनटू dl। आप कोई बोलेगा सर dA ইনটু dl টা কি হলো, একটু ডায়াগ্রামে ক্রস সেকশন এরিয়া মানে প্যাচের এরিয়াটা হচ্ছে dA আর লেন্থ হচ্ছে dl, তাহলে কিউবয়েডের ভলিউম হয়ে গেল না। ঠিক আছে, তো এটা আমি লিখলাম dv। dv ইজ दिस वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, जो क्यूबॉइड बन रहा है तुम्हारा, ठीक है, इट्स অলমোস্ট লাইক এ কিউবয়েড। টেকনিক্যালি কিউবয়েড হবে না, কিন্তু স্মল টাইম ইন্টারভ্যালে দেখলে সব জিনিসগুলো ছোট তো অলমোস্ট লাইক এ কিউবয়েড। ওভার আ লার্জ টাইম ইন্টারভ্যাল বা ওভার আ লার্জ এরিয়া দেখলে ওটা থোড়ি কিউবয়েড মনে হবে। এখানে দেখ, এখানে তোর কি মনে হবে, ও বাবা ওই ফ্রাস্টামের মতো কিছু একটা হয়েছে, বুঝতে পারলি, অমনি কিছু একটা চেঞ্জ হবে শেপটা। তো অবভিয়াসলি আই এম নট কনসার্ন উইথ দ্যাট। আমরা স্মল টাইম पे देख रहे हैं स्मॉल एरिया। এরপরে আমরা পাতি বলে দেবো স্যার देयरफॉर नेट वर्क डन बाय गैस over this entire surface area over this entire time interval मतलब from initial to final over this entire region net work क्या होगा, integration of this integration of del W চারিদিকে over this entire interval আমি इंटीग्रेट করব, तो integration of PdV। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन बाय गैस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ PdV। ठीक है, এটাকে আর বেশি সিম্পলিফাই করতে পারবো না, কেন স্যার P যে V हो रहा है गैस प्रेशर और गैस प्रेशर में चेंज विद वॉल्यूम, तो एमनी नहीं कि सर P को बाहर निकाल लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। P कैन बी अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, P में बी वेरिएबल, सो इट कैन नॉट बी कीप्ड आउट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, P की হবে एग्जैक्टली दैट विल डिपेंड ऑन द प्रोसेस, মানে P एंड वॉल्यूम का क्या रिलेशन होगा एग्जैक्टली, हाउ विल प्रेशर चेंज दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस। तो আমাদের প্রসেস বলা থাকলে আমরা P এর একটা ইকুয়েশন করে পুট করে তারপর ইন্টিগ্রেট করে आंसर পেতে পারবো। ঠিক আছে, কিন্তু दिस इज द लाइक इन जनरल वाटर में गैस का यही फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ PdV। ओके, इससे ज्यादा यार यहाँ पे ऑब्वियसली V डिनोट्स द वॉल्यूम एस्पेक्ट, P इज प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस प्रेशर नॉट सराउंडिंग प्रेशर, गैस प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं गैस प्रेशर में भी वेरिएबल एज इन जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा है ड्यूरिंग दिस इंटीग्रेशन प्रोसेस गैस प्रेशर वेरी कर रहा होगा। ठीक है, सो ये हमने एक रेडीमेड फॉर्म। अब इससे रिलेटेड जो सब बोल रहे थे, अच्छा बीच में क्या करना है उससे याद आया था, जहाँ पे फर्स्ट लॉ लिखे हो ना उधर अगर आसपास में कहीं पे जगह हो, ठीक है, होगा ही थोड़ा बहुत, वहां पे ऐसे लिख लेना डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ, उसमें कि मैंने डिफरेंशियल फॉर्म बोलने का मतलब क्या है, ये जो Q del U W है दिस इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यू कैन यूज द फर्स्ट लॉ फॉर अ स्मॉल चेंज, ठीक है, या स्मॉल ट्रांसफर। तो उसमें कैसा बन जाता है डी क्यू की जगह पे डेल क्यू लिखेंगे, वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये लेकिन एग्जैक्ट है डी यू, फिर वर्क में भी क्या है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, तो इसलिए लास्ट क्लास में एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट के लिए बात कर रहे थे। तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ बहुत ऐसे लिख लेते हैं डेल क्यू टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो फटाक से लिख लेना एक बार, एंड नाउ हम लोग पूरे वर्क में जाते हैं वापस। सो वर्क डन में जो हम लोग बात कर रहे थे ये तो इक्वेशन का पार्ट हुआ। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द ग्राफिकल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज बताते हैं, प्रोसेस या कोई भी इक्वेशन को जनरली स्टडी करने के लिए वी ऑफन टेक द हेल्प ऑफ पीवी ग्राफ्स। इनफैक्ट पता नहीं केमिस्ट्री में इतना कॉमन है कि नहीं, लेकिन फिजिक्स में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में वी ऑफन डील विद पीवी ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम का डेटा या मैक्सिमम प्रॉब्लम का जो भी क्वेश्चंस रहेंगे इट विल बी बेस्ड अराउंड पीवी ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग पीवी ग्राफ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मेनली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं वी कंस्ट्रक्ट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ पे एक साइड में हम प्रेशर मेजर करें,
इन लेट्स से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल, ठीक है। एंड एक साइड में हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लेट्स से वॉल्यूम चेंज मेजर कर रहे हैं, ठीक है। एंड किसी भी स्टेट में लेट्स से इनिशियल स्टेट में लेट्स से प्रेशर के कुछ एक वैल्यूज होंगे ना कि पी वी आई टी आई, तो हम लोग इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैन ऑब्वियसली ओनली प्लॉट पी आई एंड वी आई, ठीक है। टी आई के लिए तो कोई जगह नहीं है ना, ये तो 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेकिन हमको पता है कि सर पीवी इज ऑलवेज इक्वल्स टू एनआरटी, ये हमेशा होल्ड करता है। तो कोई दो वैल्यू को फिक्स कर दो तो थर्ड वैल्यू ऑटोमेटिकली फिक्स हो चुका है फॉर अ गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑब्वियसली, ठीक है। तो पीवी ग्राफ में एक्चुअली कोई भी एक पॉइंट लोगे तो वहां पे ऑब्वियसली वी हैव अ सर्टेन वैल्यू ऑफ पीआई एंड वीआई जो डायरेक्टली ग्राफ देख के पता चलता है। लेकिन उस पॉइंट के साथ इनहेरेंट एक कांस्टेंट टी अटैच्ड है, ठीक है। उस पॉइंट पे एक यूनिक वैल्यू ऑफ टेंपरेचर कैन ओनली एग्जिस्ट फॉर अ गिवन पी एंड वी फ्रॉम दिस आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ पी एंड वी ओनली वी कैन गेट अ यूनिक वैल्यू ऑफ टी फॉर अ गिवन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सिंपल बात है। तो इस लॉजिक से लोग बोलते हैं कि भले पीवी ग्राफ का 2D ग्राफ आपको यहाँ पे डेटा में डायरेक्टली क्या दिख रहा है, प्रेशर एंड वॉल्यूम दिख रहा है, बट at every point on this plane, at every point on this plane there is a unique value of temperature for a given number of moles, ठीक है। किसी पॉइंट को देखो वहां पे एक यूनिक वैल्यू ऑफ पी एंड वी है तो एक यूनिक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर भी, जो हमको दिखता नहीं है ऑब्वियसली, वो इम्प्लिसिट है, वो समझ लेना। तो लोग बोलते हैं कि सर पीवी ग्राफ में तीनों इंफॉर्मेशन ही होते हैं, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की, बस टेम्परेचर आपको पूरा दिखता नहीं, ठीक है। तो ठीक है, इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर को लेकर मैं क्यों बोला ना, बिकॉज लेटर विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड आइसोथर्म्स एंड फैमिली ऑफ आइसोथर्म्स, वहां पे कॉन्सेप्ट काम में आया। फिलहाल बस जान के रखो कि पीवी ग्राफ क्या है। पीवी ग्राफ में बेसिकली हम लोग प्लॉट करते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इन अ गिवन स्टेट, ठीक है। तो नाउ सुनो, सपोज एक गैस है, जैसे उस दिन बोला कि प्रॉब्लम दिया था ना, पिस्टन में कोई गैस है, ये गैस को आप एक्सपैंड करो, यू आर सप्लाइंग इट हीट, तो गैस इज मूविंग थ्रू डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेट्स, ये मत कॉपी कर लेना, ठीक है। पर ये इनिशियल स्टेट है या फाइनल स्टेट है, तो दिस पॉइंट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू इनिशियल स्टेट, ठीक है। अब तुम सपोज एक्सपेरिमेंट अपना स्लोली कर रहे हो, स्लो रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब तुम एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम लेट्स से यू आर एबल टू मेजर ऑल द इंटरमीडिएट स्टेट्स, जो भी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं उनके भी प्रेशर वॉल्यूम तो मेजर कर पा, तो उनको भी प्लॉट करने का ट्राई करोगे। तो लेट्स से इनिशियल स्टेट में पी आई वी आई था, बाद में तुम्हारा प्रेशर वॉल्यूम का पॉइंट यहाँ पे है, मतलब पी एंड वी प्लॉट के यहाँ पे है, फिर थोड़ी देर बाद पी एंड वी का वैल्यूज यहाँ पे, फिर थोड़ी देर बाद पी एंड वी के वैल्यूज यहाँ पे, ठीक है, ओके। थोड़ी देर बाद पी एंड वी के वैल्यूज यहाँ पे, लेट्स से ये आपका फाइनल स्टेट, इतना नहीं करता ऐसा। तो इस तरह से अगर आप डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेट्स का प्रेशर वॉल्यूम कॉम्बिनेशन निकाल लिए थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड उसको प्लॉट किए इस ग्राफ में, यू विल गेट अ कर्व, ठीक है। ये जो कर्व बनता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पीवी ग्राफ और पाथ और प्रोसेस, ठीक है। ये लेट्स से जो फाइनल पॉइंट है दैट इज योर फाइनल, दैट इज लाइक रेफरिंग टू द फाइनल स्टेट, वहां पे जो वॉल्यूम है दैट इज अ फाइनल वॉल्यूम, एंड वहां पे जो वॉल्यूम दैट इज प्रेशर दैट इज फाइनल प्रेशर, ठीक है। So, ये सब इंटरमीडिएट स्टेट्स दिखाने का मैंने ट्राई किया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, दीज आर इंटरमीडिएट स्टेट्स, ठीक है। सो पहले दिन से बोला है पाथ या प्रोसेस क्या है, पाथ या प्रोसेस इट्स एक्चुअली कलेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। तो अगर इंटरमीडिएट स्टेट्स डिफाइंड है तो आप उसको ग्राफ में दिखा पाओ। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस या फास्ट प्रोसेस क्यों नहीं लेते। लास्ट क्लास में एग्जांपल दे रहा था कि पंप करते हो तो इट्स अ फास्ट प्रोसेस, इट्स एडियाबैटिक। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में एक फास्ट प्रोसेस किए तो उसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाओ, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में फास्ट प्रोसेस में क्या होता है, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट डिफाइंड होता है, इट्स डेफिनेटली नोन टू अस, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेट्स वोंट बी एग्जैक्टली। अगर आप फटाक से गैस के स्टेट में चेंज करते हो, इनिशियल फाइनल तो पता है, लेकिन बीच में स्टेट्स क्या थे वो आप एग्जैक्टली बोल नहीं पाओगे, तो उनको प्लॉट कर पाओगे, प्लॉट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दिस बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम विद इरिवर्सिबल प्रोसेसेस या फास्ट प्रोसेसेस। फास्ट प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ आप एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर पाते, ठीक है। तो पहली बात यह है कि हमारा ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ओके, तो इसको ये पीवी ग्राफ को लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, पीवी ग्राफ को पीपल कैन कॉल इट अ प्रोसेस ग्राफ, प्रोसेस ग्राफ, वो प्रोसेस का ग्राफ है या पाथ, ठीक है, प्रोसेस का ग्राफ, ठीक है, ओके। तो इसके इंटरमीडिएट स्टेट्स आर डिफाइंड, इंटरमीडिएट स्टेट्स डिफाइंड, डिफाइंड मतलब क्या, डेफिनेट आपको पता है, डेफिनेटली पता है, इट्स एग्जैक्टली नो, ठीक है, एग्जैक्टली डिफाइंड मतलब स्लो रिवर्सिबल प्रोसेस है, एग्जैक्टली डिफाइंड ऐसे लिख देते हैं, इसलिए तुम ग्राफ में दिखा पा रहा हो। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन কিন্তু অনেক জায়গায় জিজ্ঞাসা করে कि ফাস্ট প্রসেস বলে পিভি গ্রাফ কেমন হবে, ফাস্ট প্রসেস বলে পিভি গ্রাফ দেখাতেই পারো,
तो मतलब एमसीक्यू हुआ तो एमसीक्यू में होगा इट डज नॉट एग्जिस्ट, इनिशियल स्टेट है फाइनल स्टेट है लेकिन बीच का स्टेट पता नहीं है, ठीक है। तो जो भी है ये सब आइडियाज है। अच्छा ये जो आई एन एफ लिख रहा हूँ मतलब समझाने के लिए कि इनिशियल स्टेट और वो फाइनल स्टेट, ए एन बी एस लिखते हैं। अच्छा नेक्स्ट, जब ये ग्राफ्स दिखाया जाता है ग्राफ में एरो लेकिन देना इंपॉर्टेंट है। कैसा एरो? देखो हम लोग पीआई पीआई से पीएफ पीएफ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में स्लो प्रोसेस रिवर्सिबल होता है तो आप वापस उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में लेट्स से आपका प्रेशर वॉल्यूम डबल हो या एक प्रॉब्लम में आपका प्रेशर वॉल्यूम हाफ हो गया, ठीक है, तो दोनों चीज को जब हम ग्राफ से दिखाने का ट्राई करोगे तो तुमको सिर्फ ये ग्राफ नहीं, तुमको उसके ऊपर एरो भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। दैट एरो डिनोट्स द प्रोसेस डायरेक्शन, तो एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पीवी ग्राफ्स में वो एरो इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। उससे बस ये पता चलता है कि भाई हमारा प्रोसेस किधर जा रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन वाला या कंप्रेशन, ठीक है। এইগুলো ছিল আমার ইন্টারমিডিয়েট স্টেটস, হ্যাঁ এইগুলো ओके। तो जैसे इस केस में अगर एरो रेड वाला एरो जैसे दिख रहा है तुमको पता चल रहा है कि सर वॉल्यूम वी इनिशियल से वी फाइनल में जा रहा है, मतलब लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम में जा रहा है, तो बाय लुकिंग एट दिस एरो आप बोल पाओगे सर इन दिस केस एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है ओके। वो रेड एरो देख के आप बोलोगे सर हो सर एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक। और एक्सपेंशन मतलब ही ওয়ার্ক ডান উইল বি পজিটিভ, তো ওই অ্যারোটাকে যদি এমনি করে দেওয়া থাকতো মানে সেম, তখন অবভিয়াসলি এটাকে ইনিশিয়াল বলতাম আর এটাকে ফাইনাল বলতাম, ঠিক অবভিয়াস বাত, ঠিক। কিন্তু যদি অ্যারোটা উল্টো থাকতো তাহলে বুঝে যেতিস कि सर মানে कंप्रेशन হচ্ছে, ठीक है। तो एरो देना इंपॉर्टेंट होता है, उससे पता चलता है कि वॉल्यूम का चेंज क्या होता है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक्सपेंशन का, ठीक है। तो पीवी ग्राफ अब तुम हर प्रोसेस के लिए ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम्स हम लेके और देखेंगे, ठीक है। लेकिन पीवी ग्राफ पढ़ाने का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है सर वर्क का फॉर्मूला हमने देखा इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। अब जो लोग काइनेमेटिक्स से कैलकुलस ढंग से पढ़े हो और रिवाइज किया हो दे वुड रियलाइज, दे वुड रिकॉल कि सर डेरिवेटिव डिनोट्स स्लोप व्हेयरएज इंटीग्रेशन डिनोट्स एरिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी डिनोट्स एरिया अंडर पीवी ग्राफ, ठीक है ये चीज। सो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी डिनोट्स एरिया अंडर पीवी ग्राफ, बस सिंपल बात, अब करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है इजी पीजी ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन बात वही है एरिया मतलब मैग्नीट्यूड तो तुमको मिल जाएगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव वो तुमको एक्सपेंशन या कंप्रेशन से डिटरमाइन करना, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट लेट्स से दो ग्राफ है, ठीक है, मैं रफ एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम सेम एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब दिस अ पॉइंट ए दिस अ पॉइंट बी, दिस अ पॉइंट ए मतलब इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट, ए बी स्टेट दिए सब वैल्यूज दिए सेम वैल्यूज, पी ए वी है पी वी वी सब कुछ सेम। एरिया अंडर द ग्राफ বলার মানে কি ছিল पहले दिन से पढ़ाया गया সেই এরিয়া अंडर গ্রাফ মানে হয় কি স্যার যে গ্রাফটা আর যে হরিজন্টাল অ্যাক্সিস ওদের মাঝখানের কি এরিয়াটা আসছে, এরিয়া আন্ডার গ্রাফ বলার মানে হচ্ছে এই এরিয়াটা, ঠিক है। এটা পি এটা ভি, এটা পি এটা ভি याद करना हम लोग काइनेटिक्स में पढ़ते थे एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट, ওইখান থেকে কনসেপ্ট আসছে। सो वेल हाँ तो वहीं से ये बेसिक कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है कि सर इंटीग्रेशन आता है तो इंटीग्रेशन इज गिव्स द एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। तो ये एरिया, ठीक है। तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ ये दोनों एरियाज है। नाउ हियर इज अ नाइस थिंग कि सर ये एरिया आपका है लेट्स से डब्ल्यू नॉट, ये माने रादर एरिया का वैल्यू है ए नॉट, एरिया मैग्नीट्यूड एरिया मैग्नीट्यूड, एरिया मैग्नीट्यूड দুটো কেসি সেম গ্রাফ সেম লিমিট সে মাধ্যমে সেম এরিয়া পাবো একদম সেম সেম গ্রাফ, কিন্তু যদি একটা গ্রাফে অ্যারোটা এইভাবে থাকে, এই রেড কালার का एरो देखना तुम लोग, আর একটা গ্রাফে অ্যারোটা এইভাবে থাকে মানে একটা কেসে a টু b যাচ্ছে একটা কেসে b টু a, তাহলে যদি ওয়ার্ক এখানে লিখিস প্রথম কেসে তুই ওয়ার্কটা লিখবি क्या लिखोगे पहले केस में लिखोगे वर्क इक्वल्स टू प्लस ए नॉट মানে আগে এরিয়াটা বার করে নিলি তুই নরমাল ম্যাথস থেকে, এখানে কিন্তু ওয়ার্কটা লিখবি মাইনাস এ নট, ঠিক আছে। এরিয়াটা তুই জিওমেট্রি মেনসুরেশন যা যা পড়েছিস ছোটবেলায় ওইগুলো লাগিয়ে লিখে নিবি, ঠিক আছে ওকে। কিন্তু প্লাস এন্ড মাইনাস ওকে ফলো করতে হবে কম্প্রেশন বা এক্সপ্যানশন, তো ওটা তোকে নিজে ধ্যান রাখতে হবে, ঠিক আছে। এন্ড হ্যাঁ এটা এরিয়ার জন্য বললাম, কিন্তু যদি কেউ ইন্টিগ্রেশন পার্টটা করছে না শুনে নে একবার, সাপোজ কেউ যদি পি ইন্টিগ্রেশন ফর্মুলা চলে যায়
কেউ এরিয়া ফেরিয়ে নিয়ে ভাবলো না, কেউ ম্যানেজমেন্ট বার করতে গেল না, কেউ ভাবলো কি না স্যার আমি পিটাকে আজ এ ফাংশন অফ ভলিউম লিখবো, তারপরে পুট করে ইন্টিগ্রেট করব। যদি কেউ ওইভাবে করছে তাহলে তোকে প্লাস মাইনাস নিয়ে আলাদা করে ভাবতে হবে না। যখন তুই লিমিটসটা লিখবি না, ইনিশিয়াল ভলিউম টু ফাইনাল ভলিউম, অটোমেটিকলি ইন্টিগ্রেশন থেকে ওটা প্লাস মাইনাস চলে আসবে, যা হওয়ার ওটা ঠিক হয়ে যাবে। এই প্লাস মাইনাস যেটা আমি বললাম, প্লাস এ নট এর মাইনাস এ নট, এটা আলাদা করে ধ্যান রাখতে হয় whenever you talk about এরিয়া। সাপোজ এমন একটা গ্রাফ পেলি, আমরা দেখবো যেখানে সাপোজ ট্রায়াঙ্গেল একটা আসছে, তো তুই তো চট করে হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাইট করে পট করে লাগিয়ে দিবি। তো হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাইট করে তো ম্যাগনিটিউডটা পাচ্ছিস, পজিটিভ না নেগেটিভ ওটা তো ডিপেন্ড করবে না কি তুই এইদিকে যাচ্ছিস মানে এইভাবে আছে নাকি তুই এইভাবে আছে, वॉल्यूम कमছে না বাড়ছে। तो वही केस है, तो क्या साइन का ध्यान रखते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन अगर करते तो ऑटोमेटिक उसका साइन आ जाता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट सेपरेटली। लिमिट्स उसका ध्यान रखेंगे एक्चुअली, जब तुम लिमिट्स पुट करो उसमें ठीक प्लस माइनस चला है, ठीक है। तो वर्क में ये एक चीज बोलना था, ठीक है, इंटरेस्टिंग। लेकिन ये तो कम है, ये तो हर बुक में रहता है, इससे भी एक इंटरेस्टिंग चीज होता है वर्क में, दिखाते हैं क्या, ठीक है, पहले इतना लिख लो। तो वर्क का एरिया का सबसे एक सुंदर रिलेशन है, बट समटाइम्स यू कम अक्रॉस अ नाइस एस्पेक्ट लाइक दिस। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा हूँ फॉलो करने का। कभी कभी ऐसा एक प्रॉब्लम आता है, तो आई एम टेकिंग दिस एज थ्योरी, मैं न्यूमेरिकल का डेटा भी दे नहीं रहा हूँ, बट ये थ्योरी कवर करना है तो इसके थ्रू लेते हैं। एक ऐसा दिया रहता है कि सर लेट्स से पीवी ग्राफ and your process is weird। कैसा weird? your process is like this, initial state लेट्स से ऐसा है, ठीक है, ओके, इनिशियल स्टेट कुछ इस तरह का है, यानी প্রবলেম নেই, এক্সাম্পল है बोल सकता हूँ, ঠিক আছে। আমি প্রবলেমটা মানে ওই ব্যাচে মানে থ্রু ডেটা নিইনি, মানে এই জিনিসটা বোঝানোর ছিল তো আমি জাস্ট এমনি ডায়াগ্রাম করে নিলাম, প্রবলেম নিচ্ছি না, বাস এজ एन एग्जांपल आप पकड़ डिस्कशन। लेट्स से इनिशियल स्टेट ये है, आई लिखছি আমি स्टेट ए लिखছি, ए इज द नेम ऑफ द स्टेट, उसका कुछ एक प्रेशर वॉल्यूम था, ठीक है। लेट्स से आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा, ठीक है। ए से पहले the gas goes to a state B and then to a state C, ठीक है, A B C, A to B, B to C, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। ओके, देयर इज सम न्यू प्रोसेस, या एक गैस के साथ तुम एक एक्सपेरिमेंट करो, तो स्टार्टिंग में वो कुछ पीएवीए पे था, फिर धीरे धीरे चेंज करके पीवीवी हुआ, फिर धीरे धीरे चेंज करके पीसीवीसी हुआ। ड्यूरिंग दिस एंटायर ड्यूरेशन लेट्स से किसी ने पूछा ग्राफ से वर्क निकालो, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज दिखाना होता है, वही मैं दिखा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। अगर कोई पूछा व्हाट इज द नेट वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस एबीसी, पूरे प्रोसेस में व्हाट इज द वर्क डन। अच्छा, जितनी बार वर्क डन बोल रहे हैं मतलब वर्क डन बाय गैस नॉट ऑन, ठीक है, वर्क डन बाय गैस कितना है, ठीक है, लिखिए देता भाई, ठीक है। तो पीवी ग्राफ, तो तुम बोलो सर अगर मुझे एरिया का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करना, आई कैन ब्रेक दिस एंटायर प्रोसेस इनटू टू पार्ट्स, दिख ही रहा है, ठीक है। वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ए टू बी, देन वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस बी टू सी, ठीक है। now graphically what will it mean? graphically it means this thing कि सर आप पहली बार सिर्फ ए टू बी देखो, सिर्फ ए टू बी देखो, तो ए टू बी का ग्राफ ये वाला, ठीक है, ए टू and what done by a to b will be given by which area? अब बोला सर the area under PV graph मतलब this area। अब এখন যদি অ্যাকচুয়াল কোঅর্ডিনেটস গুলো দেওয়া থাকতো, প্রপারলি ভালো করে যদি কোঅর্ডিনেটস দেওয়া থাকতো, তাহলে তুই এরিয়া অফ ট্রাপিজিয়ামের ফর্মুলা এখানে লাগিয়ে নিতে পারতিস, अगर याद, या यू कैन ब्रेक इट इनटू ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल करके तुम ये वर्क निकाल लेते। तुम बोलते सर ये एरिया आ रहा है, लेट्स से दिस एरिया इज क्या, A1 नाम देता हूँ, तो आपको वर्क डन ड्यूरिंग ए टू बी आप क्या लिखोगे, नोटिस करो पहले एक्सपेंशन हो रहा था मतलब पॉजिटिव वर्क, मतलब प्लस ए, ठीक है, पॉजिटिव ए, फिर वर्क डन ड्यूरिंग बी टू सी, सो वो पार्ट बी टू सी वाला पार्ट देखते हो, अगर इस बार थोड़ा तुमको भी समझ में आ रहा है, इस बार बी टू सी अगर करेंगे, बी टू सी इज दिस पोर्शन, छोटा सा पोर्शन बी टू सी, बट मेन चीज की यहाँ पे कंप्रेशन हो, ठीक,
इस बार फिर से तुम बोलोगे सर ठीक है सर एरिया देखते हैं, तो देखो एरिया कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं, ठीक है एरिया देखो, एरिया का मैग्नीट्यूड फिर से तुम निकाले, यहाँ पे कोई ट्रेपेजियम बन रहा है लेट्स से, ठीक है स्ट्रेट लाइन रहता तो रेक्टेंगल बनता है, डिपेंडिंग ऑन द ग्राफ मेंसुरेशन लगाओ, लेट्स से ये एरिया है A2, आप लिखोगे क्या लिखे, हाँ तो अभी होगा सर दिस इज प्लस ऑफ माइनस A2, सो अल्टीमेटली क्या हो दोनों एरिया सब्ट्रैक्ट हो A1 माइनस A2, আচ্ছা E1 মাইনাস A2 এর যে ওভারঅল ভিজুয়ালাইজ করিস তাহলে কেমন হচ্ছে ফাইনালি জিনিসটা, হ্যাঁ মানে ফাইনালি জিনিসটা দেখতে তাহলে কেমন হচ্ছে এরিয়াটা বলতে গেলে ছোট্ট করে এখানে মিনিয়েচার একটা ফিগার ড্র করে দিচ্ছি, অ্যাকচুয়াল প্রসেসটা এমনি কিছু ছিল, ঠিক আছে তুমি এই যে ফাইনালি A1 মাইনাস A2 এটা কোন এরিয়া, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিনোটিং, ध्यान দিয়ে দেখবি এই এরিয়াটা, বুঝতে পারছিস কি হলো, ये बड़ा सा एरिया है, इसमें से जब ये एरिया सबट्रैक्ट हो रहा बेसिक ज्योमेट्री এরকম এরিয়া তো একটা সাবট্রাক্ট করে ফেলছিস, সাবট্রাক্ট করে ফেলে পড়ে কি থাকছে দিস ইজ লেফট ওভার, তো অ্যাকচুয়ালি A1 মাইনাস A2 ইজ ডিনোটিং দিস এরিয়া, তো প্রসেসটা যদি আমাদের এই রকম হয় না মানে নরমালি আমাদের প্রসেসে গ্রাফ থাকে না একটা একটা লাইন আছে মানে একদিকে গ্রাফ, কিন্তু যদি কখনো গ্রাফ টার্ন ব্যাক করে যাচ্ছে এবং এই গ্রাফটা তো ঘুরে যাচ্ছে আমার পিছনে, তখন কিন্তু এরিয়াটা মানে কেমন একটা অদ্ভুত টাইপের চলে আসে, ঠিক আছে ওকে মানে এরিয়াটা গ্রাফ বলতে গেলে তখন এমনি করে ভাবতে হবে কি আমি একটা পার্ট নেব তারপর এখান থেকে সাবট্রাক্ট করে দেবো, তো এটা কিছু একটা প্রবলেম নেই বা এটা কোনো একটা থিওরেম নয়, এটা জাস্ট একটা ডিসকাশন কি যদি কালকে তুই একটা গ্রাফ পাস যেখানে একটা ডিরেক্টলি ইনক্রিজিং বা ডিরেক্টলি ডিক্রিজিং না গ্রাফটা আবার কার্ভড একটা গ্রাফ আছে মানে সামনে কি আবার ফেরত আসছে, ঠিক আছে মানে যদি এমনি গ্রাফ দিত আমাকে এমনি কার্ভ গ্রাফ দিত, ঠিক আছে এমনি করে তো আমি নেটওয়ার্কের জন্য কোন এরিয়াটা নিতাম আগে বলতাম স্যার এই এরিয়াটা এই দিকেটা থাকতো না এটা সাবট্রাক্ট কেটে गया बुझ रहे तो ये एक अच्छा सा डिस्कशन होता है लेकिन एक सेपरेटली बाद में प्रॉब्लम आता है लेकिन मैं ऐसे थ्योरी में ले ले रहा हूँ समझ में आया बात, ठीक है तो ये एक इंटरेस्टिंग आउटसेट में एक आइडिया होता है इसलिए बता दिया, ठीक है तो बस एक प्रॉब्लम लेते हैं नाउ वी टेक अ प्रॉपर प्रॉब्लम, जितना पढ़े हैं इट्स एनफ उसी के थ्रू हम लोग ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, सिंपल बेसिक इसमें डेटा वोटा है तो रुक जाओ इसको ड्रॉ करता हूँ, है मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन, बोला हुआ है a system is taken from state I to state F along path IAF, तो ये रुक जाओ कुछ कॉपी नहीं करना तुम মানে কপি মানে कुछ डिक्टेट नहीं कर रहा मैं डेटा डायग्राम দিলেই ওখান থেকে বুঝে একটা পিভি গ্রাফ দেওয়া আছে কোশ্চেন, এখন বলা আছে a system is taken from a state I, state নামটা I দিয়েছে, is taken from a state I to a state F along the path IAF, গ্রাফটা আমরা এরকম দেখিয়েছি, ঠিক a system is taken from state I to a state F along the path IAF, ঠিক আছে ওকে মানে গ্রাফটা যখন দিয়েছে বুঝতে পারছিস আইএটা হচ্ছে আইএর গ্রাফটা নিজে বাচ্চাদের মতো স্টাডি কর, ঠিক আছে যখন আইএটা হচ্ছে তখন ভলিউম কিন্তু চেঞ্জ করছে না ভলিউমটা কনস্ট্যান্ট মানে এটাকেই বলবো আইসোকোরিক, আর এএফ যখন যাচ্ছে তখন প্রেসারটা কনস্ট্যান্ট বেসিক ম্যাথস বেসিক কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি এএফ স্ট্রেট লাইন মানে প্রেসারটা সবসময় সেম মানে আইসোবারিক, তো আমার ওই জিনিসগুলো লাগবে না বাট ডিসকাস করি, ঠিক আছে তো গ্রাফ এখান থেকে দেখ তাহলে এই থিওরিটা কভার হয়ে গেল না कि जो আমি তোকে বলি व्हाट इज अ पीवी ग्राफ फॉर आइसोकोरिक, a pv graph for isokorik is a vertical line, what is a pv graph for isobaric तो हॉरिजॉन्टल, बेसिक बात है कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है मैथ्स लगा ना बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो बोले छे ड्यूरिंग प्रोसेस आईएफ प्रोसेस बोले या पाथ बोले ड्यूरिंग प्रोसेस आईएफ कि जो डेटा দেওয়া আছে কি q equals to 50 joules and w equals to 20 joules এমনি দিয়ে চার কিছু দেয়নি और यदि एमनी को डेटा देওয়া থাকে बार-बार तो थर्मोडायनामिक्स में फिजिक्स में q बोलने का मतलब ही हीट सप्लाई टू और w मतलब ही वर्क डन बाय यस, ठीक है तो वर्क डन बाय गैस इज 20 हीट सप्लाई इज 50, ठीक है अच्छी बात, फिर बोला है कि ड्यूरिंग মানে along process IDF और একটা পাথ দিয়েছে ডায়াগ্রাম
আইভিএফ এর ডেটা দিয়েছে Q ইকুয়ালস টু 35 জুলস। গ্রাফটা কেমন? গ্রাফটা এরকম। আর তোমরা সাইমultaneously কপি করতে रहना, নন ওয়েটার এমনি দিয়েছে, মানে আই থেকে প্রথমবার আইসোবারিক হচ্ছে কনস্ট্যান্ট প্রেসার, তারপর নিচকে V1, তারপর আবার আইসোকোরিক। তো আমি আই থেকে এ অবধি যাচ্ছি, কিন্তু দু ভাবে যাচ্ছি। আমি আইএফ এ গেলে কিউ এন্ড ডাব্লিউ ভ্যালু দেওয়া আছে, আইপিএফ এ গেলে কিউ এর ভ্যালুটা এটা দিয়েছে, ডাব্লিউ কিছু ভ্যালু বলে, ঠিক? আচ্ছা, এটা কোশ্চেনের ডেটা। আচ্ছা, ডেটাতে একটা থিওরি জিনিস একটু রিকল করে নে তোরা। আমরা অলরেডি পড়েছি স্যার, হিট एंड वर्क अभी बोल रहा था इट इज प्रोसेस डिपेंडेंट। ওরা শুধু ইনিশিয়াল ফাইলের উপর ডিপেন্ড করে না, ওরা প্রসেস বা পাথর উপর ডিপেন্ড করে। তাই জন্য দুটো ডিফারেন্ট প্রসেসে আমি দুটো ডিফারেন্ট হিট পাচ্ছি। মানে গ্যাসটাকে তুই ইনিশিয়াল থেকে ফাইনালে যদি নিয়ে যাচ্ছিস ভায়া দিস প্রসেস, ওকে হিট দিতে হবে 50, কিন্তু যদি ইউ টেক ফ্রম ইনিশিয়াল টু ফাইনাল ভায়া দিস প্রসেস, তোকে হিট দিতে হবে বাস 30। তোর তোর দিক থেকে इनपुटটা कम है, ठीक? কিন্তু सेम इनिशियल एंड फाइनल मार्क्स कास्ट चलছে। तो यहाँ पे ये चीज, इस प्रॉब्लम में ये आइडिया हाईलाइट हो रहा है ना कि क्यू एंड डब्ल्यू प्रोसेस डिपेंडेंट होता है, ठीक है? अब तुमको बोला है आपके फिर हमारा आइडिया दीजिए सर, फॉर द कर्व्ड रिटर्न पाथ, फॉर द कर्व्ड रिटर्न पाथ fi, ठीक है? ओ बाबा এটা আবার গ্রাফে দেখিয়েছি, ঠিক है? f থেকে i অবধি ওরা এমনি করে একটা डांस करने वाले कर्व थे। मतलब तुम F स्टेट से I स्टेट में आ सकते हो वापस, डायरेक्शन देखना एरो का, F से I वापस आ सकते हो, एंड वो लोग कुछ डिफरेंट कर्व थे। इट्स नॉट, नहीं इसमें तुम आइसोबारिक कुछ बोल नहीं पाओ, कुछ एक प्रोसेस है, ये एक नया प्रोसेस है। तो IF একটা প্রসেস, IPF একটা প্রসেস, FIR একটা প্রসেস। FI প্রসেস জন্য ওরা দিয়েছে ডেটা কি দিয়েছে, यहाँ पे डेटा दिया है along the curve path FI, ठीक है? वर्क डन, अगर वर्क डन बाय S is -13, সেটা দিয়ে দিয়েছে, বলেছে ফাইন্ড Q ফর পাথ FI বা Q ফর প্রসেস FI। পাথ প্রসেস কথাটা মানে কি, ঠিক আছে? FI পাথের জন্য Qটা পাবো, ঠিক? আর অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু বলতে এইটা। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रूडिमेंटरी प्रॉब्लम्स, एकदम फंडामेंटल बेसिक प्रॉब्लम है थर्मोडायनामिक्स में स्टार्ट करने के लिए, थर्मोडायनामिक्स में पैर रखने के लिए सबसे बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये डेटा ऐड कर लेना, ठीक है? कि उस पाथ के लिए W -13 दिया हो ऐसा कुछ। ना प्रॉब्लम था मुझे बोला हारे हारे पाते, इतना इजी है। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा यहाँ पे, सर Q एंड W प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्या प्रोसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता? वैल्यू, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है? ये हम लोग बाद में भी डिराइव करेंगे फॉर्मूला, बट चेंज इन एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट वो सिर्फ डिपेंड करता है कि इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर क्या है, फाइनल स्टेट का टेम्परेचर क्या है, बीच में कैसे चेंज हुआ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट्स पाथ इंडिपेंडेंट, इट्स डिपेंडेंट ओनली ऑन ইনিশিয়াল এন্ড ফাইনাল। একটু পরে ফর্মুলা ডিরাইভ করব, তখন আমরা বুঝতে পারবো, ठीक है? ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है डेली, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, विल बी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो আমরা কি বলবো, नाउ अब द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक लाइन का, चलो एडवांस दो लाइन, तो ये ब्लू लाइन के अंदर मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं। तो ब्लू, पहले ये कॉन्सेप्ट याद करना, रिकॉल करना तुम। अब तुम लोग बोलना कि सर फर्स्ट लॉ तो सब प्रोसेस जो नहीं होल्ड करे, फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है कि Q equals to del E plus W। लेट्स यूज दिस इक्वेशन फॉर IF। IF এর জন্য এটা ইউজ কর। তো Q দিয়েছে 50, del E আমার জানা নেই, del E টা কার কার মাঝখানে I and F, তো আমি শুধু FI লিখে দিচ্ছি। ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল লিখবো না, del E টাকে এক্সপ্যান্ড করে লিখি, I will be writing U final minus U initial and work done during IF, ওটা দিয়ে দিয়েছে 20, তো del U আমি পেয়ে গেলাম, del E FI কত হচ্ছে 30 জুলস, ঠিক আছে? এখন এটা आईएएफ এর জন্য কথা বলবো, ये पूरा डिस्कशन हुआ मेरा आईएएफ के कारण, ठीक है? आईएएफ के कारण डिस्कशन हुआ। हम लोग लेकिन पूछा फॉर एफआई, अब हम बोलते हैं सर फॉर द प्रोसेस एफआई, तो सॉल्यूशन ही चल रहा है। एफआई के लिए अब क्या होगा, एफआई के लिए हम बोलेंगे सर एफआई में वर्क कितना दिया हुआ -30, नो सॉरी, हाँ एफआई के लिए वर्क दिया हुआ -30, ठीक है?
तो आप बोल सकते हो कि सर लेट्स अप्लाई वही Q इक्वल्स टू डेल प्लस डब्ल्यू, Q पूछा ना FI के लिए, Q इक्वल्स टू फिर से डेल प्लस डब्ल्यू, F2I आने के लिए W इज -30, ठीक है। अपन ध्यान दीजिए, डेल यू किसी भी पाथ में जाओ डेल यू क्या रहेगा, सेम, डेल यू इज पाथ इंडिपेंडेंट, तर ई पाथ जो सेम होगा किंतु डायरेक्शन लेकिन उल्टो। एखादी जी डेल यू लिखी तो यहाँ पे मैंने फाइनल बैलेंस इनिशियल फाइनल पार्ट है किंतु आई पार्ट था और इनिशियल कौन एफ था किंतु एफ तो आई जाती तो बेसिकली यहाँ पे डेल यू में क्या होगा, ये ऊपर वाला वैल्यू यूज कर सकते हैं लेकिन -30, बात समझ में आया माइनस क्यों हुआ। ये जो डेल यू निकाला ये फॉर दिस था, ठीक है। इधर जाने में आपको लग रहा है मैंने बेसिकली सिंपल बात, I2F जाओगे I2F तो चेंज इन इंटरनल इज 30, F2I आओगे तो चेंज इन इंटरनल भी -30 उल्टा, ठीक है। तो आंसर आएगा -43 जूल्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बस डायरेक्शन चेंज हो गया बोल के मुझे -30 करना पड़ा। डेल यू आफ्टर ऑल इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, पाथ में फर्क नहीं पड़ता है। आप कर्व पाथ में आओ মানে যদি সাপোজ আমি বলে দিচ্ছি ক্লিয়ার করনে के যদি এই অ্যারোটা এই দিকে থাকতো তাহলে এই তিনটে প্রসেসের জন্য এইটার এইটার এইটা এই তিনটের জন্য ডেলি আমি কি লিখতাম 30 किस डिपेंडेंट ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल, बीच में क्या है ग्राफ डिपेंड ही नहीं करता, तो तीनों के लिए 30 होता, लेकिन एफआई वाला तो उल्टा पाथ है ना, तो इसलिए सिंस इट इज रिवर्स तो वहां पे इनिशियल फाइनल चेंज हो जाएगा। इसके लिए तुम लिखोगे यूएफ माइनस यूआई, तो इसके लिए टेक्निकली यू विल बी राइटिंग यूआई माइनस यू, ये रिटर्न पार्ट के, तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा, मतलब -30 यूज करो। फर्स्ट में जब यूज कर रहे हो एफआई पाथ के लिए रिटर्न पाथ के लिए तो डेली इज -30, वर्क ऑलरेडी -13 दिया हुआ है तो -43 जूल्स। तो सेकंड डेटा था, हाँ हाँ বলছো ঠিক, সেকেন্ড ডেটাটা ওটা কাজে আসলোই না। ইনফ্যাক্ট মানে বলো না কোশ্চেন আরো সাব পার্টস আছে, আমি বলছি এইটা নিচ্ছি। কোশ্চেন যদি তুমি জিজ্ঞাসা করো হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ক ডান ডিউরিং আইবিএফ, তখন কিন্তু আবার এই কিউ এই 35 জুলটা কাজে আসতে পারে, ঠিক আছে। ওকে, মানে তুমি আইবিএফ এর জন্য যদি আমি আমার ফার্স্ট ল অ্যাপ্লাই করি, ঠিক আছে, তো কিউ জানা আছে ডেলি আমার জানা আছে সেমই থাকবে +30, তাই ডব্লিউটা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এটা জিজ্ঞাসা করলে আমি করছি না, কিন্তু করলে বেসিক্যালি কত আসবে -5 जूल्स আসবে बस +5, क्यू 35 डब्ल्यू 30 तो डब्ल्यू आ जाएगा 5 जूल्स, क्लियर है। तो मतलब ये एक सिंपल प्रॉब्लम है जहां पे मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ग्राफ के थ्रू तुमको डेटा दिया हुआ है, तुमको वो ग्राफ का पे डायरेक्शन ध्यान रखना है एंड तुम मतलब फर्स्ट लॉ से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ के बाहर कुछ लगेगा, ठीक है, लेकिन हर प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे उसमें हम लोग को अब थोड़ा और कुछ स्टडी करना। तो नेक्स्ट थ्योरी के पार्ट, सपोज किसी ने बोला या हमको पूछा कि सर आप डेल्यू का वर्क का फॉर्मूला देखो एक थोड़ा इसमें इंडिकेशन ऑफ पीडी, सेम तरह से डेल्यू का फॉर्मूला या क्यू का फॉर्मूला नहीं हो सकता, यस होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे छोटा सा, ज्यादा बड़ा थ्योरी नहीं, छोटा सा थ्योरी ये जानना पड़ता है। हम लोग बोलते हैं कि सर अगर मैं क्यू का एक फॉर्मूला करने जाऊं जो कि कैलोरीमेट्री में भी होता है, तो क्यू का एक फॉर्मूला होता है, कर सकते हो। हम लोग ये बोलते हैं कि सर किसी गैस को आप जब हीट दे रहे हो, इट मे अंडरगो अ सर्टेन चेंज इन टेम्परेचर, टी इनिशियल से टी फाइनल उसका टेम्परेचर चेंज कर सकता है, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ है। तो लोग बोलते हैं कि सर वी कैन ट्राई टू रिलेट क्यू एंड डेल टी, क्यू एंड डेल टी को हम लोग रिलेट करने ट्राई कर सकते हैं, इनफैक्ट कैलोरीमेट्री में यही करते हैं, ठीक है। तो गैसेस के लिए पंखा है, गैसेस के लिए अगर सपोज किसी ने सोचा कि सर जनरली, ठीक है, कुछ एक हीट दोगे तो जनरली इट विल लीड टू सम चेंज इन टेम्परेचर, मे बी, नहीं भी हो सकता है भाई, तो सप्लाइंग सम हीट कैन लीड टू सम चेंज इन टेम्परेचर। तो बहुत लोग बोलते हैं कि लेट्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी ऐसे बोलते हैं कि सर अगर आप, सर उसके पहले हीट कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, बस हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी के लोग बात करते हैं कि सर किसी एक गैस को आप कुछ हीट दिए, वो चेंज इन टेम्परेचर हो, तो उस चीज को अगर मेजर करते हो वी कैन इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट, अ न्यू टर्म कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। तो वो डिफाइन कैसे करते हैं, सर हीट सप्लाइड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, पाती बात, दिस इज हाउ वी डिफाइन इट, डेफिनेशन हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस फॉर दैट प्रोसेस, ठीक है। ओके, द आइडिया इज दैट कि
किसी गैस को आप सपोज हीट बहुत ज्यादा सप्लाई करो, बहुत ज्यादा हीट का वैल्यू बहुत ज्यादा सप्लाई किया, तो इसका चेंज इन टेम्परेचर बहुत कम हो, तो ऑब्वियसली द रेशियो विल बिकम वेरी हाई। और तुम बोलोगे सर कैपेसिटी खूब बेसी, कैपेसिटी के कौन सेंस है, मतलब थोड़ा थियोरेटिकली सोचो, कैपेसिटी बोले मतलब कितना वो हीट ले सकता है, लेकिन वो दिखाएगा नहीं, दिखाएगा मतलब चेंज इन टेम्परेचर नहीं दिखाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कैसे समझते हैं कि कोई बॉडी गर्म हो, टेम्परेचर समझता है ना, तो कोई बॉडी अगर अपना टेम्परेचर दिखाई नहीं रहा तो तुम बोलेगा उसके पास एनर्जी नहीं आ रहा, लेकिन नहीं, उसका कैपेसिटी बहुत है, वो खा रहा है बहुत, लेकिन शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस सेंस में हम लोग बोलते हैं कि हीट कैपेसिटी का मतलब वही, पतले दुबले लोग होते हैं ना, ये और एक बैच में बोल रहा था कि खाते बहुत है लेकिन पतले ही रह जाते, मोटे नहीं होते, तो उनका कैपेसिटी एक्चुअली ज्यादा होता है। ठीक है, इस सेंस में तो गैस अगर हीट बहुत ले रहा है लेकिन टेम्परेचर शो नहीं कर रहा, तो इट विल हैव अ ह्यूज कैपेसिटी। लेकिन भाई तुम हल्का सा हीट क्या दिया, टेम्परेचर चेंज बहुत ज्यादा हो गया, तो पूरा फ्रैक्शन कम जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे सर उसकी कैपेसिटी कम है। तो हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड लाइक दिस, द हीट सप्लाइड पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन हीट कैपेसिटी इज नॉट एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, वो उसके मास के ऊपर और प्रोसेस के ऊपर बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, इट्स नॉट इनहेरेंट। देखा जाता तो इसी के मैंने इसी से रिलेटेड हम लोग और एक टर्म लेके आते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक हीट कैपेसिटी और फिर मोलर। मोलर में क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड है, स्पेसिफिक बोले मतलब पर यूनिट मास। लोग बोलते हैं सर हीट सप्लाई कर रहे हैं फॉर सर्टेन टेम्परेचर चेंज, लेकिन कितने लोग को सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग बोलते हैं सर मास ना लेके नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस को आप ये सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हीट सप्लाइड फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड कर लो तो पर मोल हो जाएगा ना, इसको डिनोट करता है बाय दिस लेटर सी, इसको बोला जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस इज मेजर्ड लाइक दिस। गैस के लिए देखा जाता है कि हीट कैपेसिटी हो या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों ही एक्चुअली प्रोसेस डिपेंडेंट है, मतलब दोनों ही इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, सेम गैस का फॉर द सेम नंबर ऑफ मोल्स सी का डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं। मतलब लेट्स से हीलियम गैस के 2 मोल हीलियम गैस के, 2 मोल ऑफ हीलियम गैसेस कैन हैव एक्चुअली डिफरेंट सी वैल्यूज, डिफरेंट स्पेसिफिक कैपेसिटी डिपेंडिंग अपॉन किस प्रोसेस से उसको लेके जा रहे हैं। लास्ट क्लास डिस्कस कर रहा था कि अगर हीट करनी है आप क्लोज्ड कंटेनर में हीट करो, या उसको अगर हीट करना ही है तो उसको मासलेस पिस्टन में हीट करो। प्रोसेस बहुत तरह के पॉसिबल है प्रैक्टिकल लाइफ में, इंसान बहुत कुछ इमेजिन कर सकता है। तो तुम नया नया प्रोसेस इमेजिन करोगे, हर प्रोसेस में एक नया सी का वैल्यू आएगा फॉर द सेम गैस फॉर द सेम नंबर ऑफ मोल्स। तो इस सेंस में हीट कैपेसिटी एज वेल एज स्पेसिफिक कैपेसिटी दे आर नॉट इनहेरेंट प्रॉपर्टीज। यही चीज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में नहीं होता, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में सी इज एक्चुअली इनहेरेंट प्रॉपर्टी, तो वो तो मैं कैलोमेट्री में बात करूंगा अलग से, छोड़ो। लेकिन गैसेस के लिए जान के रखो सी इज प्रोसेस डिपेंडेंट फॉर गैसेस। ठीक है, इसलिए नॉट इनहेरेंट, नॉट इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इन फैक्ट इसके बाद से जब भी सी का बात किया जाता है, पीपल ऑलवेज मेंशन द प्रोसेस। मैं अगर सी का बात करूंगा कि सर द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इज दिस मच एक्स यूनिट्स, तो मुझे साथ साथ बोलना पड़ेगा फॉर व्हिच प्रोसेस। तो हम लोग जैसे बोलेंगे सर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हीलियम इज लेट्स से 20 यूनिट्स फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। उस प्रोसेस के लिए एक यूनिक वैल्यू आ सकता है, लेकिन इन जनरल इट हैज नो यूनिक वैल्यू, कोई यूनिक वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो बोलते हो कि सर अगर कभी Q को एक्सप्रेस करना तो Q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज H del T और Q कुड बी एक्सप्रेस्ड एज, मतलब रीअरेंज करके, NC del T। ठीक है, लोग करने के लिए करते हैं, ये फॉर्मूलाज लेके आते हैं, लेकिन दोनों का फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों फॉर्मूला में C इज एक्चुअली नॉट अ कांस्टेंट। जनरली फायदा कब होता है, ठीक है, Q एंड del T को अगर रिलेट करता है, ये बीच का जो भी है वो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आता तब ना मजा आता। लेकिन फॉर अ गिवन गैस, फॉर अ गिवन प्रोसेस कांस्टेंट है, लेकिन डिफरेंट प्रोसेस कर दोगे तो भाई ये पूरा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बदल जाएगा। ठीक है, तो ये कोई बोलता है ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट कोई फंडामेंटल कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि सपोज जैसे कि अभी लास्ट प्रॉब्लम में हमने Q का वैल्यू कैसे निकाला, देखो Q का वैल्यू हमने स्मार्टली निकाला यूजिंग फर्स्ट लॉ। लेकिन अगर तुम NC del T करने आते, पंगा क्या आता है, पहली बात ना तुम्हें N पता है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज C भी तो पता नहीं है। ठीक है, एंड इस प्रोसेस के लिए C डिफरेंट होगा और इस प्रोसेस के लिए C डिफरेंट होगा, वो उल्टा प्रोसेस के लिए C डिफरेंट होगा, हर प्रोसेस के लिए C डिफरेंट। तो तुम फॉर्मूला को यूज करोगे कैसे, दिस बिकम्स अ मेजर हिंड्रेंस। समझ में आई बात? तो लोग यूज करते हैं बट
ঠিক আছে, মানে আমরা লেটার অন একটা প্রবলেম না বলছি, এখানে কি বলবে জানিস, বলবে এ সি এর ভ্যালুটাই বার, সেখানে কিউ জিজ্ঞেস করবে না, সি এর ভ্যালু। তো এখানে লজিকটা কি হবে বলতো, আগে ফার্স্ট ল ইউজ করে আমরা কিউটা বার করি, তারপর কিউ বাই এনটিটি করে সিটা বার, ठीक है, तो তখন আমরা সিটা বার করি প্রসেসের জন্য, ठीक है। तो सी निकालने का तरीका हम लोग ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लेंगे, वहां पे टॉक अबाउट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड एवरीथिंग, तो वहां से रिलेट करके सी का वैल्यू भी निकालेंगे फॉर सर्टेन प्रोसेसेस, ठीक है। तो जैसे कि एक कॉमन ये सब रहता है कि अगर सपोज एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कर रहे हैं और सी का वैल्यू कुछ निकला, तो उसको लिख देंगे लोग सीपी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए सी क्या है, ठीक है। तो कभी वो नीचे में सफिक्स लिखा रहता है ना, उसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए क्या है, तो जैसे लोग लिख देंगे सी फॉर दिस प्रोसेस इज दिस मच, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला से एक चीज खुद समझ लो, सर अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू कितना होता है, नो हीट एक्सचेंज, क्यू इज जीरो, सी कितना है, जीरो। और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा टी इज जीरो, डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो सी दिस रेशियो विल टेंडिंग टू इंफिनिटी, सी इज इंफिनिटली ह्यूज। तो आइसोथर्मल एडियाबेशन नहीं है, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल एडियाबेटिक, these are like extreme cases। नए नए प्रोसेस डिजाइन करोगे तो सी कैन हैव एनी वैल्यू इन बिटवीन फॉर द सेम गैस, सेम हीलियम गैस के लिए सेम नंबर ऑफ मोल्स के डिफरेंट सी का वैल्यू हो सकता है, ठीक है। और हाँ, इसको अगर डिफरेंशियल फॉर्म में करें तो पीपल गो फॉर दिस डेल क्यू इक्वल्स टू एनसी डीटी, ठीक है। ডিফারেন্সিয়াল ফর্মটা অনেক কাজে আসে কিন্তু লেটার অন, ঠিক আছে। তো আমি জেনারেল ফর্মে লিখে ওটা আবার ডিফারেন্সিয়াল ফর্মে করে দিলাম, ठीक है, और डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते पारी। तो अगर कभी दरकार पड़ा, ठीक, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, बट एज सच अभी नहीं कर, ठीक है। प्रोसेस डिपेंडेंट तो लिखी थी, एक है ना থিওরি আমি জাস্ট বলে দিই, ঠিক है। দেখা যায় कि ये हम लोग अगेन डिराइव करेंगे वही बाद में, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस सी এর ভ্যালু যদি বার করি না আমি, ঠিক আছে, मैं सी টাকে আমরা কি দিয়ে লিখবো, सी টাকে আমরা লিখবো সিভি, ঠিক আছে। और অনেকজন কি করে লেখে, কিউ বাই এনএলটি লিখে না ব্র্যাকেট এখানে নিচে লিখে দেয় প্রসেসের নামটা, মানে আইসোব্যারিক বলে লিখে দেয়, মানে তুই বুঝে যাবে কি সি মানে সিভি, ঠিক আছে, ওকে। এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে আইসোব্যারিক লিখে দিই, মানে আইসোথোরিক লিখে দিই, মানে কনস্ট্যান্ট ভলিউম। তো বলে দেখা যায় এটা ডিরাইভ করা হয়েছে, আমি জাস্ট ডেটাতে এখন বলে দিচ্ছি, পরে ডিরাইভ করব। কনস্ট্যান্ট ভলিউম প্রসেস থাকলে সি এর ভ্যালুটা যেটা বের হয় ওটা বের হয় অ্যাকচুয়ালি 3r/2, আরটা হচ্ছে গ্যাস কনস্ট্যান্ট, 3r/2 কিন্তু মোনো অ্যাটমিক গ্যাসের জন্য, মোনো অ্যাটমিক, এখন হিলিয়াম মোনো অ্যাটমিক, তো হিলিয়াম আর কোন গ্যাস নেই, মানে নোবেল গ্যাস সব মোনো অ্যাটমিক গ্যাস, কোনো মোনো অ্যাটমিক গ্যাস নেই, কোনো মোনো অ্যাটমিক গ্যাস নেই, ওর অ্যাটমিক নাম্বার যাই হোক, যদি মোনো অ্যাটমিক গ্যাস হয় ওর জন্য সবসময় সিভি 3r/2 আসবে। দিস ইজ আ স্ট্রেঞ্জ কনক্লুশন, মানে তুই হিলিয়ামের সাথে কর বা আর্গনের সাথে কর, দুটো যদি কনস্ট্যান্ট ভলিউম প্রসেস করিস না, করে দেখবি সিভির ভ্যালু 3/2 ही आंसर। कितना अद्भुत चीज है, दो डिफरेंट गैस, दोनों का एटॉमिक नंबर मास नंबर डिफरेंट है लेकिन सीवी सेम है, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है, तो बाद में डिराइव करेंगे। एंड सेम आता है 5r/2 व्हाट फॉर डायटोमिक गैस, মানে হাইড্রোজেন অক্সিজেন H2O2 সবার জন্য কিন্তু 5r/2 ই আসবে এক্সপেরিমেন্ট করলে। তো কি করে আসবে ডিরাইভটা আমি পরে করব, কিন্তু এখন জাস্ট অ্যাজ আ ডেটা জানতে রাখো, ঠিক আছে। এই ডেটাগুলো না অনেকবার প্রবলেমে দিয়ে দেয়, ডেটা কিন্তু বুঝতে হবে তোকে, হ্যাঁ, কি যদি 3r/2 সিভি লিখেছি এর মানে গ্যাসটা যদি কনস্ট্যান্ট প্রেসার ভলিউম প্রসেস করে তখনই কিন্তু 3r/2 ইউজ করবে। এখন যদি আমি বলি স্যার হিলিয়ামের সাথে, হিলিয়াম মোনোঅ্যাটমিক, হিলিয়াম কিন্তু কনস্ট্যান্ট প্রেসার প্রসেস করছে, তাহলে তুই সি এর ভ্যালু কি লিখতে পারবি না, তখন সি এর ভ্যালু 3r/2 হবে না, তখন অন্য কিছু হবে। মানে কিউ এর ফর্মুলায় কিন্তু আমাকে সি, কোন সিটা ইউজ করব যেটা ওই পার্টিকুলার প্রসেসের জন্য, কনস্ট্যান্ট প্রেসার প্রসেস থাকলে আমি সি এর ভ্যালুটা ইউজ করতে পারবো না, মানে আমাকে সিভি ইউজ না করে সিপি করতে হবে, অন্য ভ্যালু করতে হবে। तो ये चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। Q इक्वल्स टू एनसी डेल्टा, अगर फॉर्मूला कभी यूज करना है, C फॉर दैट प्रोसेस हैज टू बी नोन, ঠিক আছে, কিন্তু ডেটা সব জানা থাকে না, আমি সিভিটা কত বলে রাখলাম কিন্তু প্রবলেমে কাজে আসবে, ठीक है, ओके। तो ये था हीट को लेके इतना कुछ बोले, ठीक है। अब डेल्यू को लेके एक छोटा सा चीज बोलते हैं, इंडिकेशन ऑफ पीडीवी, क्यू के लिए एनसी डेल्टा यूज कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। एंड लास्ट फॉर्मूला, another formula for change in internal energy, last derivation, change in internal energy,
ये सबसे गजब का चीज होता है। ये क्यों डिराइव, कि हमने कैसे इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव किया। तो लोग बोलते हैं सर इंपॉर्टेंट चीज है कि सर डेली इज प्रोसेस इंडिपेंडेंट। তো বেসিক কনসেপ্ট, যদি আমি একটা পার্টিকুলার প্রসেসে এর ফর্মুলা বার করে নিই তাহলে সব প্রসেসে সেম থাকবে, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क। याद करो हमने पढ़ा था वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh। তুই সাপোজ একটা হাইট থেকে অন্য হাইটে আসছিস, ওয়ার্ক ডন বাই গ্র্যাভিটি mgh, তো এটা আমি ডিরাইভ করলাম স্ট্রেট পাথের জন্য। আমরা জানি কি সিন্স ওয়ার্ক ইজ পাথ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তো যদি একটা কার্ভ পাথ হয় তাহলেও সেম আসবে, যদি একটা প্যারাবোলিক পাথ হয় তাহলেও সেম আনসার আসবে। তো আমরা কি করি, আমরা ডেরিভেশনে বলি সব সিম্পল পাথটা নিয়ে আমরা করে নিই আগে ফর্মুলাটা, তারপর এই ফর্মুলাটা সব জায়গায় লাগাতে পারবো। এই কনসেপ্টটাই আমরা এখানে লাগাই। আমরা বলি কনসিডার আ ভেরি সিম্পল প্রসেস। কোন প্রসেস? আইসোকোরিক। এন্ড এখন বোঝা যায় কি আইসোকোরিক প্রসেস পড়া কেন, মানে why do you even study isocoric process? आइसोकोरिक मतलब क्या? वॉल्यूम कांस्टेंट। ये प्रोसेस पढ़ने का मेन रीजन एक्चुअली ये रहता है कि এই প্রসেস যদি আমরা স্টাডি করি না এর থেকে আমরা ডেইলি ফর্মুলা পেয়ে যাব। কেন স্যার? যদি ভলিউম কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে ওয়ার্ক কি হবে? ইন্ডেক্সন অফ পি ডিভি। এ ডিভি তো জিরো হয়ে যাবে, ডিভি মানে কি চেঞ্জ ইন ভলিউম, কিন্তু তুমি বলছো ভলিউম কনস্ট্যান্ট, তো এই প্রসেসের জন্য ওয়ার্ক কি হয়ে যাবে? জিরো। তাহলে যে ফার্স্ট ল যদি লাগাই, ফার্স্ট ল কি হয়? q ইকুয়ালস টু del u প্লাস w, ঠিক আছে। তো w জিরো মানে q ইকুয়ালস টু del u। কনক্লুশনটি কি আসলো? আইসোকোরিক প্রসেসে আমি যা হিট দেব পুরোপুরি কনভার্ট হয়ে যাবে ইন্টারনাল এনার্জি। একটু আগে বলছিলাম সলিডস এন্ড লিকুইডস এটাই হয় না, ঠিক আছে, একটু আগে ওটাই বললাম, ও তো কিছু ওয়ার্ক করছেই না। তো লোকজন বলে কি স্যার এই প্রসেস আমি ডেইলি যা ফর্মুলা পাবো তা কি অল প্রসেস ডেইলি সেম ফর্মুলা আনতে পারবো? কিন্তু ডেইলি তো প্রসেস ইন্ডিপেন্ডেন্ট। তো লেটস সে একটা গ্যাস, এটা গ্যাস, হ্যাঁ, এটা ইনিশিয়াল স্টেট, এটা ফাইনাল স্টেট, ভলিউম সেম, কিন্তু প্রেসার ছিল পি ইনিশিয়াল, টেম্পারেচার ছিল টি ইনিশিয়াল, ফাইনাল প্রেসার পি ফাইনাল, টেম্পারেচার হচ্ছে টি ফাইনাল। তো কেউ যদি তোকে জিজ্ঞাসা করলো কি স্যার একটা গ্যাসকে আমি যদি টি ফাইনাল থেকে টি ইনিশিয়াল, মানে টি ইনিশিয়াল থেকে টি ফাইনাল মধ্যে ট্রানজিশন করে, টেম্পারেচার চেঞ্জ করলে, কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ করলে, মলিকুলার লেভেলে, তাহলে ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ করলে। তো যদি কনস্ট্যান্ট ভলিউম প্রসেসে আমি টি ইনিশিয়াল থেকে টি ফাইনাল অবধি যাই তাহলে ডেলির ফর্মুলাটা আমি কি করে বার করতে পারি? আমি বলতে পারি স্যার W তো জিরো, Q এর ফর্মুলা আমি লিখতে পারি অ্যাজ NC ডেল্টা। একটু আগে পড়লাম, কিন্তু সিটা তো এই পার্টিকুলার প্রসেসের জন্য হবে, তো আমাকে কি লিখতে হবে? NCV ডেল্টা, ঠিক আছে। তো আমি Q এর ফর্মুলা NC ডেল্টা লিখলাম, কিন্তু আমি জানি কি এখানে সিটা হচ্ছে এই পার্টিকুলার প্রসেসের জন্য, সিটা ডিফারেন্ট প্রসেস হলে ভ্যারি করে যাবে। তো ফর দিস প্রসেস Q এর ফর্মুলা এটা, তো আমি এখান থেকে ডেল এর ফর্মুলা পেয়ে গেলাম, ডেল এর ফর্মুলাটা NCV ডেল্টা। এখন আমি লজিক দেব কি স্যার, লজিকটা হচ্ছে কি স্যার যদি আমি একবার মানে এইটার জন্য ডেলিউটা NCV ডেল্টা है। नाउ मेन क्रंच ये है, मेन क्रंच ये है कि सर नाउ फॉर अ डिफरेंट प्रोसेस, फॉर अ डिफरेंट प्रोसेस between same temperatures, between Ti and Tf, মানে এবার তুই ভাব একটা গ্যাসকে আমি হিট করলাম কিন্তু ক্লোজ ভলিউম না, অন্য কিছু একটা করলাম। ইনিশিয়ালি আমি জানি না কি ওর প্রেসার কি ছিল, ভলিউম কি ছিল, কিন্তু টেম্পারেচারটা আমি জানি টিআই ছিল, ঠিক আছে। প্রেসার কিছু একটা ভিআই ছিল, ভলিউম কিছু একটা ভিআই ছিল, পিআই ভি। পরে গিয়ে প্রেসারটাও চেঞ্জ করলো, ভলিউমও চেঞ্জ করলো, টেম্পারেচার চেঞ্জ করলো, ঠিক আছে। লেটস এই পি ফাইভ, এই পি ফাইভ ভ্যালু আর এই পি ফাইভ ভ্যালু সেম নাও হতে পারে, এটা কিছু একটা ডিফারেন্ট ভ্যালু, ম্যাটার করে না। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सर ভলিউম কিছু ভাবে চেঞ্জ করব, প্রেসার চেঞ্জ করব, টেম্পারেচার চেঞ্জ যদি সেম হয় তাহলে এই প্রসেসে ডেল্টা আমি সেম পাবো, যে ডেল্টা সেম পাবে তো ডেল ইউ সেম হবে। তো ইভেন ফর দিস প্রসেস, নাও ফর আ ডিফারেন্ট প্রসেস বিটুইন টিআই এন্ড টিএফ, ঠিক আছে, আমি ডেল ইউ ফর্মুলা এই প্রবলেমে কি লিখতে পারবো? সেম আগে যে ফর্মুলা সেম ফর্মুলা কপি করে নেবো। আমি বলবো স্যার সেম ফর্মুলা লিখতে পারি এন সিভি ডেল টি। কেউ বললো স্যার এখানে তো কনস্ট্যান্ট ভলিউম তো নয়, তো আপনি সিভি কেন ইউজ করলেন? এইটাই হচ্ছে লজিক, যেটা আমি তখন বোঝাচ্ছিলাম কি স্যার আমি যদি ভার্টিক্যাল পাথের জন্য এমজি ডিরাইভ করে নিই, বাকি সব পাথের জন্য ফর্মুলাটা কি আসবে? সেম। আমাকে শুধু ডিফারেন্সটা দেখতে হবে, মাঝখানে কি হচ্ছে ভাবতে হবে না। তো এই ফর্মুলাটা ডেলের জন্য আমি ডিরাইভ করলাম ফর কনস্ট্যান্ট ভলিউম, কিন্তু এরপরে ফর এনি ডিফারেন্ট প্রসেস বিটুইন সেম টেম্পারেচার কিন্তু
তাহলে ফর্মুলা কি হবে সেম হবে কিন্তু এই প্রসেস এই যে নতুন প্রসেস আমি ইমাজিন করেছি এই প্রসেসে যদি আমি বলি বাট যদি কিউ এর ফর্মুলা জিজ্ঞাসা করি তাহলে কি হবে না কিউ এর ফর্মুলা থেকে বলতে হবে স্যার এন সি এখন ভি লিখতে হবে এই যে সাপোজ কিউ এর ফর্মুলা সিটা হয় প্রসেসের উপর ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু ডেলির জন্য আমি একটা এক্সাক্ট ফর্মুলা পেয়ে ওটাই আমি দিনবার চালাতে থাকি এখানে সিটা কিন্তু আর সিভি বলতে পারবো ঠিক আছে আমি বলছি আমি হিটের ফর্মুলা আমি দেখলাম এন সি ডেল্টা লেখা কিন্তু সিটা ওই পার্টিকুলার প্রসেসের উপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে তো আমি দুটো এক্সাম্পল নিই ঠিক আছে একবার আমি কনস্ট্যান্ট ভলিউম নিউমেরিক্যাল ভ্যালু নিই একবার কনস্ট্যান্ট ভলিউম থাকলো কিন্তু টেম্পারেচার চেঞ্জ হলো 10 কেলভিন টু 20 কেলভিন নেক্সট টাইম ভলিউম ভ্যারি করছে কিন্তু সেম টেম্পারেচার চেঞ্জ 10 কেলভিন টু 20 কেলভিন সেম গ্যাসে সেম নাম্বার অফ মোলস তাই বলবো স্যার টেম্পারেচার চেঞ্জ সেম হয়েছে মলিকুলার লেভেলে কাইনেটিক এনার্জি সেম চেঞ্জ হয়েছে ঠিক আছে প্রসেসের উপরে মাঝখানে কি হয়েছে এটা ম্যাটারই করে না ভলিউম চেঞ্জ হয়েছে কিনা ওটা ম্যাটার করে না টেম্পারেচার থেকে মেন রিলেশন তো আমরা বলবো কি স্যার ডেলি ওইখানে যে ফর্মুলা এখানে সেম ফর্মুলা তাহলে তো ডেল্টা ফর্মুলা যদি একবার কনস্ট্যান্ট ভলিউমে আমি সিভি ডেল্টা টার্মসে বলে দিই এখানে কিন্তু সিভি ডেল্টা লিখতে পারবো কিন্তু কিউটা লিখতে পারবো কিউটা তো প্রসেসের উপর ডিপেন্ডেন্ট ইনফ্যাক্ট আর ডিটেইলসে বোঝাই এই কনস্ট্যান্ট ভলিউমে কি হচ্ছিল কিউটা পুরোপুরি ডেলি হচ্ছিল এখানে কিন্তু কি হবে এই প্রসেস ইনফ্যাক্ট কি হচ্ছে তোর নিচে লিখেছে আমি উপরে লিখেছি কিউ যেটা আসছে ওটা ডেলির সাথে এখন তো ডাব্লিউ হবে এখন তো ভলিউম চেঞ্জ হয়েছে তো ডেলিউ ক্যান অলওয়েজ বি রিটেন অ্যাজ এন সিভি ডেল্টি কিউটাকে কিন্তু আমাকে লিখতে হবে এন সি ডেল্টি ডিফারেন্ট প্রসেস হলে সি ভ্যারি করবে কিন্তু ডেলির ফর্মুলা একটাই ওটা আমি একটাই ইউজ করে যাবো কেন একটা ইউজ করে যাবো কারণ ডেলির প্রসেস উপর ডিপেন্ডই করে না তো তুমি একবার যদি ফর্মুলা জীবনে বার করে নিয়েছো তুমি সব প্রসেসে সেম ফর্মুলা লাগবে কনস্ট্যান্ট ভলিউমের লাভটা কি হয় কনস্ট্যান্ট ভলিউম প্রসেস নিয়ে ভাবতে গেলে আইসোকোরিক প্রসেস নিয়ে ভাবতে গেলে ওয়ার্কটা থাকেই না তখন দুটো সেম কিন্তু যদি ওয়ার্ক চলে আসে তখন আর এই দুটো সেম হবে না তো যে ডিফারেন্সটা হবে মানে এনসিডিএলটি আর এনসিপিএলটি করে ডিফারেন্ট আছে একটা ভ্যালু ওই ডিফারেন্ট ভ্যালুটা কি কম্পেনসেট করবে ওয়ার্ক হয়েছে তো ওই কম্পেনসেট করবে ठीक है तो এইভাবে আমার কিছু একটা রেডিমেড फॉर्मूलास কিছু তৈরি হয়ে যায় ठीक है ओके तो ये एक मेजर कॉन्सेप्ट होता है कि इसके बाद से ये प्लीज कौन तो ये चीज क्लियर रखो सब लोग कि ओके कि कोई भी डिफरेंट प्रोसेस हो फॉर एनी डिफरेंट प्रोसेस between same temperatures but delta is same that for any process delta কিন্তু একটাই fixed formula just because delta is path independent তাহলে আমি একটা সেম ফর্মুলা বারবার অ্যাপ্লাই করতে পারি আর এই ফর্মুলাটা আমরা কি করে পাই আমরা एक्चुअली आइसोकोरिक प्रोसेस डेरिवेशनটা করি आइसोकोरिक प्रोसेस में लाभ यही है कि वर्क जीरो हो जाता है तो q एंड delta सेम हो जाता है तो q के तुलने में तुम फॉर्मूला लिखे nc delta सिंस आइसोकोरिक है तुमने बोला कि सर c का एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा ठीक है c এর কোন ভ্যালুটা ইউজ করতে হবে cv টা প্রসেস চেঞ্জ হয়ে গেলে কিন্তু c চেঞ্জ করে যাবে ইন হিট এক্সপ্রেশন হিটের এক্সপ্রেশন c এর ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে কিন্তু ডেলিউড এক্সপ্রেশন আর জীবনে চেঞ্জ করতে হবে ডেলিউড এক্সপ্রেশনে nc ডেল্টা একবার যে ফর্মুলা বেরিয়েছে সববার ফর্মুলা সেম থাকে এটা হচ্ছে একটা মেজর कॉन्सेप्ट ठीक है तो प्रॉब्लम लेके मैं पूरा प्रॉब्लम लिखा देता हूँ लेकिन फिजिक्स में किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं थोड़ा इसमें इसके थ्रू पता चलेगा तो पहला प्रॉब्लम थोड़ा इजी था थोड़ा लिखा है काफी इजी था और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस बोला है 2 moles of helium gas it undergoes a certain process once again process के लिए तुमको ग्राफ फिर से दिया होगा ठीक है पीवी ग्राफ 2 मोल हीलियम के साथ तुम एक कंटेनर में एक ग्राफ एक प्रॉब्लम करो प्रॉब्लम आपको ऐसा दिया होगा मतलब ग्राफ आपको ऐसा दिया होगा ग्राफ का एक एंड है ए दूसरा है ऐसा बी ठीक है तुमको वैल्यूज दिया हुआ এটা p নট এটা 2p নট কপি করতে থাকিস ठीक है टू ये सब पूरा डेटा में दिया हुआ ठीक है एरो देख लेना मतलब यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है और अच्छा এটা কিন্তু इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोसेस মানে এটা নতুন রকম একটা প্রসেস দিয়ে দিচ্ছে ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी में बस वो चार आइसोकोरिक आइसोबैरिक एडियाबैटिक आइसोथर्मल ही करेंगे
आपको एक नया प्रोसेस देती है, आपका ग्राफ ऐसा है, ठीक है। ये ग्राफ उन चारों में किसी के लिए नहीं आता, ये डिफरेंट ग्राफ है। तो पी एंड वी के लिए ऐसा एक स्ट्रेट लाइन গ্রাফ দেওয়া। আচ্ছা বেসিক ম্যাথস একটু লাগাস তোরা, ভ্যালুস গুলো কেমন দিয়েছে, প্রপোর্শনাল দিয়েছে, পি নট পি নট টু পি নট টু পি নট, মানে স্ট্রেট লাইনটাকে যদি প্রডিউস করিস ইট উইল অবভিয়াসলি পাস থ্রু দ্য অরিজিন, ঠিক है। तो ये जीरो प्रेशर जीरो वॉल्यूम बोले कुछ है ना, ठीक है। वो बोले कि मटेरियल ऑब्वियसली उसको नहीं दिखाता मैं, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट ये है। क्वेश्चन में तुमको सीवी दिया हुआ हीलियम मोनोएटॉमिक, सीवी दिया हुआ 3r/2, এটা দিয়ে দিয়েছে, মানে এটা কাজে লাগাতে পারি। पूछा फाइंड हीट सप्लाई क्यू ड्यूरिंग इट, इन दिस एवी प्रोसेस तुम इसको कितना हीट सप्लाई किया, ओके, कितना हीट दिया। तो यहाँ पे আমরা এতদিন ধরে যা যা পড়লাম, ঠিক है, সবই একটু একটু করে ইউজ হয়, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम लेने का यही रीजन है। तो दिस वन लास्ट मेगा प्रॉब्लम जिसमें सब कुछ हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, मैं फटाफट करता हूँ। सबसे पहले लोग बोलेंगे सर लेट्स अप्लाई फर्स्ट लॉ, क्यों কেন কি কেউ কেউ ভাবতে পারে স্যার কিউটাকে ইনসিডেন্টে লিখবো, লিখতে পারিস, কিন্তু ফর দিস প্রসেস কি সি জানা আছে, अननोन, अननोन फॉर दिस एग्जैक्ट प्रोसेस, एक करंट এই স্ট্রেট লাইন প্রসেস জন্য জানা নেই, अननोन फॉर दिस प्रोसेस। तो এই ফর্মুলাকে जो यूज करो कोई दरकार नहीं फॉर दिस प्रोसेस, नहीं निकाल सकता, छोड़। तो हम बोलेंगे सर देयर इज अनदर थिंग, सर del u plus w, फर्स्ट लॉ तो है ही ना आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है, बार-बार एबीआर लिखছি না, এমনি পরে এবির জন্য আমি এটা ইউজ করে নিই। তাহলে এখন বলি স্যার ডেলিউ তাহলে কি করে লিখব, স্যার ডেলিউ রেডিমেড ফর্মে জানা আছে, এনসিবি ডেল্টি, এনসিবি ডেল্টি एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू बोले सर एरिया ले लो, ट्रेपेजियम बनेगा ना, এখানে যদি কেউ ভাবে স্যার ইন্টিগ্রেশন অফ পিডিভি করব, তাহলে কিন্তু প্রেসার এজ আ ফাংশন অফ ভলিউম আগে বার করতে হবে, তারপরে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। আমাকে কি কোনো ফর্মুলা কিছু দিয়েছে কিনা, ফাংশন দিয়েছে কিছু, আমাকে ফর্মুলাটা কিন্তু বানাতে হবে। তাহলে আগে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি হয় না, দুটো কোঅর্ডিনেট দেওয়া থাকলে ইকুয়েশন অফ স্ট্রেট লাইন, তো এটা করে তারপর ইন্টিগ্রেট করতে হবে, ওটা তো অবভিয়াসলি লেন্দি জিনিসটা বোঝ, কেন এখানে করবো না এই জিনিসটা, कर सकते हो लेकिन करना लेंदी हो जाएगा, एरिया करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, जंप करते हैं। तो फर्स्ट तो देखो एरिया का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, अब n 2 सीवी 3r/2, ठीक है, डेल्टी, डेल्टी माने कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो टीवी माइनस टीए, टेंपरेचर की जाना है, जाना नहीं, बट डोंट वरी एकदम वरी नहीं कर रहे हैं, उसको रहने देते हैं, एरिया के बारे में सोचते हैं। तो एरिया फॉर ट्रेपेजियम, ये एरिया मतलब ये पूरा एरिया, ठीक है ना, ये एरिया, एरिया ए नॉट बोलते, एरिया ए नॉट, ठीक है। যে এরিয়া ফর্মুলা এতদিন ধরে হোপফুলি জানা আছে, আমি ফট করে লিখে দিচ্ছি। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला था हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये साइड और वो साइड 2p0 प्लस p0, समझ रहे हो, 3p0, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, 2v0 माइनस v0, ক্যাপটা কত হলো v0, 3p0 v0 বাই 2। নেক্সট এই পার্টটা কোন সিম্পলিফাই করব, দেখো এরিয়া ইউজ হয়ে গেল, ফার্স্ট ল ইউজ হয়ে গেল, আর একটা জিনিস ইউজ হবে কি স্যার, স্যার সেকেন্ড জিনিস মনে করুন স্যার ফর এনি স্টেট পিভি ইকুয়ালস টু nrt। এখন দেখ আমি বলছি স্যার এখানে 2টা তো অ্যাকচুয়ালি n না, n নাম্বার অফ মোলস 2 ছিল, আমি এটাকে n ই রাখছি, ঠিক আছে। দেখ কি হবে, 3/2 টাকে বাইরে করো, nrtb nrta, বুঝতে পারলি, ব্র্যাকেটে ঢুকিয়ে নিলাম, আর এটাকে 3/2 p0 v0 ই রাখ, তো কোনো চাপ নেই, ঠিক। এখন তুই বলবি স্যার টেম্পারেচার জানা নেই, কিন্তু স্যার এনআরটি তো জানা আছে, এনআরটি কি হয় পিভি, তো এনআরটিবি কি হবে পিবি ভিবি, বুঝতে পারলি জিনিসটা, এই লোকেশনে যা টেম্পারেচার টিবি, ঠিক আছে, ওই এনআরটিবি করলে আমি পাবো পিবি ভিবি, তো এই পুরো জিনিসটা হয়ে গেল পিবি ভিবি, আর এইটা হয়ে গেল পিএ ভি। তো তুই বলি স্যার নাম্বার অফ মোলস দরকারই নেই, দরকারই তো পড়লো না, ওটা তো এন্ডটা তো একটু ঢুকে যাচ্ছে, বুঝতে পারলি, अरे ना ওটা তো এ টার্মসে, আরে গ্রাফ গ্রাফ, पीबी माने कि बीए ते प्रेशर, तो देखो तो 2p0, पी ते वॉल्यूम 2v0, उसका टर्म्स में आंसर आएगा। तो इसको और सिंपलीफाई करते हैं, हम थोड़ा उल्टा जा रहे हैं, तो मैनेज कर, ठीक है। तो अच्छा सेकंड पॉइंट बोले কিছু नहीं एक्चुअली, ওটা জাস্ট আমি ইউজ করলাম, ठीक है। क्लियर है ना क्या यूज किया यहाँ पे, समझ लेना। तो ये फाइनल आंसर क्या आएगा 3/2 पीबी वीबी, तो कर 2p0 2v0 माने 4p0 v0,
माइनस पी ए वी ए मैंने पी नॉट वी नॉट पी ए वी ए पी नॉट वी नॉट और এদিকে অলরেডি একটা 3/2 পি নট ভি নট পড়ে আছে দেখ কত হচ্ছে 4 ये गया 3 तो 9/2 प्लस 3/2 12/2 মানে 6 পি নট ভি নট দিয়ে ক্যালকুলেশন আবার চেক করে নে সবাই बस खत्म होता तो सोचो कितना सिंपल प्रॉब्लम है यहाँ पे काफी कुछ यूज हुआ फर्स्ट लॉ एरिया कॉन्सेप्ट एज वेल एज पी इक्वल्स टू एनआरटी तीन इजी यूज हुआ